आपका और अगले 1.5 घंटे में मार्केट का रुख किस तरफ बैठता है इस पर बात होगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर बात करेंगे और इंडेक्स पर भी बात करेंगे। एक बेसिक टेक्सचर में आपका मार्केट का आपके सामने रख देता हूँ। मैं आपको सनोज, यहाँ पर हर्षिता मेरे साथ और वीरू जुड़ेंगे दिल्ली से। तो वीरू, हर्षिता, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून अनुज। एक चीज़ जो मार्केट में क्लियर है कि मार्केट में आज शॉर्ट कवरिंग है और जो आज की एक बाइंग दिख रही है आपको, वो क्लियरली एक इंडिकेट कर रही है कि क्लासिकल डेड कट बाउंस, शॉर्ट कवरिंग बाउंस, जो मर्जी आप इसको कहना चाहें। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जिस तरह से ऊपर के लेवल से अब हम वापस थोड़े से हल्के हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है यहाँ पर कि क्या ये ट्रैप रैली है। उसका जवाब हमें शायद कल मिलेगा या अगले 1.5 घंटे में मिलेगा, लेकिन चांसेस हैं उसके, क्योंकि अब बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब। निफ्टी वापस अब वो 18,050 के आसपास, बैंक निफ्टी वापस 42,400 42,500 की जोन में, जो एक अर्स्ट वाला रेजिस्टेंस था। हाँ, एक और चीज़ जो मैं सुबह भी कह रहा था हर्षदा, कि आज की रैली जो भी हो, एफआई की बड़ी सेलिंग आएगी और वो मैं अभी भी उस पर मेंटेन हूँ कि एफआई की सेलिंग ही आएगी। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को 17,900 पर बेच रहे थे या 17,800 पर बेच रहे थे, तो आपको अगर 18,000 दिख रहा है तो आप उस पर बेचेंगे। तो वो एक और चीज़ है जो क्लियरली दिखाएगी कि आज की रैली जो है वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली है। आज की रैली को मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाला नहीं मानूंगा, क्योंकि इसके लिए उसका फॉलो थ्रू होना ज़रूरी है, 2 दिन का फॉलो थ्रू होना ज़रूरी है। तो पहले तो आज सस्टेन करे, आखिरी के 1.5 घंटे में एक और मूव दिखाए और उसके बाद कल उसको सस्टेन करे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट में जो एक रिस्क है कि मार्केट लोअर हाई बनाए। पिछला हाई क्या था? 18,250। आज का हाई है 18,141। तो अगर ये आज सस्टेन नहीं किया और अगर कल भी हम इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाए, तो अच्छा चांस है कि एक ट्रैप रैली थी। क्योंकि जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हमारी मार्केट की डिक्लाइन ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से नहीं थी, हमारी मार्केट की डिक्लाइन डोमेस्टिक थी। हाँ, रैली तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपने कल फ्राइडे को लिया होता तो आप अच्छा खासा पैसा बना रहे होते, लेकिन ऊपरी लेवल से जिस तरीके से हम फिसले हैं, थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट मैं सुबह आपकी कमेंट्री सुन भी रही थी अनुज, जहाँ पर आपने डिस्टिंक्टली कहा था पुल बैक आएगा, वो शॉर्ट कवरिंग के बदौलत ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपने देखना है कि कितना संभलता है मार्केट। ये 18,141 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर संभला नहीं, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है। आज के लिए फिर निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्या ये तेजी का ट्रेड अगर किसी ने सुबह में लिया हुआ है या फिर मिड आफ्टरनून में लिया, वो कैरी करना है, या फिर आपको लग रहा है थोड़ी सी मुनाफा बुक करके जाए और कल फिर से एक फ्रेश अप्रोच रहेगी? देखिए, हाँ, मेरे ख्याल से इस मार्केट में आप कैरी नहीं कर सकते हर्षिता, क्योंकि देखिए एक चीज़ बताऊँ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं आंकड़े डिस्कस करूँगा। फ्राइडे को किसकी हिम्मत हुई होगी लॉन्ग लेके जाने की, जिस तरीके से मार्केट था, ठीक है ना। और फ्राइडे को पूरा का पूरा जोर कॉल राइटर्स का था, आज वो सारे के सारे ट्रैप हुए। आज पूरा का पूरा जोर पुट राइटर्स का है, हो सकता है कल वो ट्रैप हो जाए। तो इसके लिए निफ्टी में आप कैरी नहीं कर सकते। इस मार्केट में कैरी आप कर सकते हैं अगर आप एक रेंज ट्रेड को खेल रहे हैं। एक हमने डिसाइड कर लिया कि 17,850 17,800 नीचे की रेंज है, 18,250 18,200 ऊपर की रेंज है, उसके आसपास मिलता है। अगर आपको जैसे फ्राइडे को मिल रहा था तो आपने लेके एक छोटा स्टॉप लॉस हेज करके उसको ले गए आप, और ऊपर अगर आपने 18,150 बेच दिया 18,250 के स्टॉप लॉस के साथ, वो कर लिया आपने निम्बल ट्रेडर ने, तो अलग बात है, वरना कैरी नहीं कर सकते इस मार्केट में बिल्कुल भी। लेकिन आज क्या हुआ है? आज निफ्टी को 18,150 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस मिला, 18,141 तक गए हम, वहाँ 100 पॉइंट फिसले हैं, ठीक है ना। लेकिन 18,000 की कॉल में बड़ी अनवाइंडिंग हुई है, ज़बरदस्त कॉल राइटिंग जो हुई थी वहाँ पर कवरिंग हुई है। लेकिन आखिरी का 1 घंटे मुझे लग रहा है कि एक और गूगली मार्केट दे सकती है। अब वो गूगली किस तरह बैठती है ये कहना थोड़ा टफ होगा। लेकिन अब क्या, मैं इसलिए इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि फ्राइडे को 18,000 की कॉल में राइटिंग थी, आज कवरिंग हो गई। आज 18,000 की पुट में मैसिव बिल्डअप है, 18,000 की पुट में देख रहा था ज़बरदस्त बिल्डअप है और करीब 50 या 60 रुपये प्रीमियम रह गया है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि कल 18,000 वाला पुट राइटर नहीं फंसेगा? जैसे आज सुबह 18,000 का कॉल राइटर फंस गया, ऐसे ही कल 18,000, अब अगला ग्राफिक दिखाइए, अब 18,000 का पुट राइटर भी फंस सकता है कल की ट्रेड में। क्योंकि जिन्होंने आज पुट राइट किए, अगर कल मार्केट ने उनको फॉलो थ्रू नहीं दिया तो वो मेरे ख्याल से लास्ट का 1 घंटे में फिर वो हो सकता है। और जो लास्ट पॉइंट में बोल रहा था कि 18,000 के पुट में बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या हुआ इशू, हम निकले वापस 42,400 के ऊपर, हम गए ऊपर काफ़ी, लेकिन ऊपर से फिर नीचे आए हैं वापस बैंक निफ्टी में। अब नीचे थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अब आ गया वापस उस जोन में 42,400 500, ये एकदम। और हाई है आज का 42,700। सो हमने डिस्कस किया था 42,800 टू 900 जोन, जो 42,600 टू 900 मान लीजिए उसको। यहाँ पर सारे मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं, 10 और 20 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अब बैंक निफ्टी में आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, एक बार जरा ऑप्शंस के आंकड़े लेकर आइए बैंक निफ्टी में। और ऑप्शंस के आंकड़ों में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है
कि पुट राइटिंग हुई है बहुत ज़बरदस्त 42,500 पर और 42,400 पर, लेकिन 42,500 और 42,400 के बाद सीधा वो जो नेक्स्ट लेवल है पुट राइटिंग का वो है 42,000 पर। 42 देखिए 700 पर 42,500 पर करीब करीब 16 लाख, 42,400 पर 14 लाख और उसके बाद सीधा 42,000। इसका मतलब ये है कि 400 वाला जो लेवल है 42,400 उसके नीचे अगर हम फिसले तो फिर वो 42,000 ओपन हो जाएगा आपके लिए, और ऊपर 500, 600, 700 तीनों पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। मेरे ख्याल से जो मैं सुबह भी कह रहा था, मैं इस रैली को बहुत ज़्यादा फेवरेबली नहीं देख रहा हूँ। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जो रैली है ये एक ट्रैप है और मार्केट अभी भी एक आपको शायद लोअर लेवल दिखाने को तैयार है। अब अगर डबल बॉटम बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए खरीदने की, लेकिन अगर डबल बॉटम नहीं लगा और मार्केट वो लेवल तोड़ेगा तो फिर बड़ी गिरावट आएगी। इसके लिए मैं उससे थोड़ा सा बस चाहता हूँ कि रिटेल थोड़ा बच के रहे उससे। थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए क्योंकि शायद ये मौका नहीं आपको धोखा दे सकता है मूव। अच्छा, बाय द वे निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से जो 42,700 था वहां से 300 पॉइंट कूल ऑफ कर चुका है और निफ्टी भी करीब 100 पॉइंट कूल ऑफ कर चुका है। मिड कैप्स में भी आज पार्टिसिपेशन अच्छा खासा था और वो डेटा भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि वहां पर भी हम लगभग 200 पॉइंट हल्के हो चुके हैं। वीरू, आफ्टरनून स्टॉक स्पेसिफिकली स्थिति क्या दिख रही है जब आप वायदे बाजार के ट्रेड्स पर नजर डालते हैं? देखिए, आज तक अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक को बताऊं, आई मीन जब तक ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी नहीं काट रहा है, ये जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है और जिस तरीके के एफआईएस के स्टैट्स हैं, आई थिंक मेरे को लगता नहीं कि बाजार लॉन्ग से बहुत इंटरेस्टेड है। सिर्फ एक कैपिटल गुड्स जिसने शुक्रवार को भी, जिसने गुरुवार को भी बहुत कमांडिंग पोजीशन में अपने आप को रखा, डी हाई के आसपास बंद हुए थे। सिर्फ अगर मैं कैपिटल गुड्स को छोड़ दूं तो रेस्ट ऑफ द मार्केट में ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी, यानी वो जो सुबह का अपस्विंग था टुवर्ड्स 141 या फिर जो बैंक निफ्टी में एक अपस्विंग था टुवर्ड्स 42716, वो मेजॉरिटी उसमें शॉर्ट कवरिंग थी। आप जरा बैंकिंग के स्टैट्स को देखिए, ज़्यादातर स्टॉक्स में आप देखें, चाहे वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, चाहे वो बंधन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडसइंड बैंक का ओआई लॉस्ट हुआ करीब 1%। तो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। आईटी को देखिए अर्षिता, अगर आप, मैं इस वक्त टेक्नोलॉजी स्पेस का ओआई दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज, फर्स्ट सोर्स, टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट, सब में शॉर्ट कवरिंग थी। वो 700-800 पॉइंट का अगर आप देखें जो स्विंग जनरेट किया वो था शॉर्ट कवरिंग। हाँ, एक बात है बस यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कैपिटल गुड्स और उसके बाद इन 3 स्टॉक्स जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज हैं, टीसीएस है और इन्फोसिस, इसमें थोड़ी बाइंग विजिबल थी। 2.8, 3.8, 3.8, 3.2 इस रेंज में ओ एडिशन हुआ। अदरवाइज अगर आप मेटल्स को भी देखें, मैं आपकी स्क्रीन पे मेटल्स के स्टैट सकता हूं और अगर आप देखें मेटल्स में आपकी स्क्रीन पे वो आंकड़े आएंगे। मेटल्स अगर आप देखें आज ज़्यादातर स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग थी। हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, कोल इंडिया, टाटा स्टील, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे थोड़ा बहुत ओआई एडिशन हुआ है। लेकिन मोटे तौर पे अगर मैं आपसे हर्षता इस ओआई समरी की कहानी को बताऊं ना, तो इट्स शॉर्ट कवरिंग और मात्र कैपिटल गुड्स में। और कैपिटल गुड्स में देख लीजिए आप एक बार, कैपिटल गुड्स के स्टैट्स में आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूं। कैपिटल गुड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है। एबीबी 3.9, बीएल 2% ऊपर, मतलब डिफेंस मोर और लेस। उसके बाद एलएनटी 2.7%। और साथ ही साथ अगर आप एक कमिंस इंडिया को देखें तो इसमें शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी खासी विजिबल थी। सिमंस, वोल्टा, सब में स्ट्रॉन्ग एडिशन। तो सिर्फ एक कैपिटल गुड्स से कमांडिंग पोजीशन में लग रहे हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द मार्केट में जो भी पुल बैक आया बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। अनुज, जो वीडियो ने बात कही अजता, मैं जो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा था, एक और चीज़ जो नॉर्मली अगर आप ऑन डेज लाइक टुडे देखें कि टॉप गेनर्स क्या क्या हैं, एक बार आप एफ&ओ की लिस्ट में टॉप गेनर्स देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ क्लियरली दिखाई देगी कि जहाँ सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई आज वहाँ रैली है। परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, एक M&M एक्सेप्शन है, वरना TCS, कोफोर्ज, ये सारे के सारे स्टॉक्स। और मेटल्स खैर अपनी अलग बुल मार्केट में है। मेटल्स में रैली इवन ख़राब दिन पे भी हो रही है, वो हमने डिस्कस भी किया है कि मेटल्स की एक अपनी एक ग्लोबल थीम बन चुकी है, एक अपनी मैक्रो थीम बन चुकी है, इसलिए मेटल्स में रैली हो रही है। और क्या अच्छा नहीं कर रहा है आज ICICI बैंक। अगर इस मार्केट को एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग से अगर आपको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ICICI बैंक की रैली बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको बजाज फाइनेंस की रैली बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं जो नॉर्मली कंसिडर करता हूँ और इन दिनों में कि वॉल्यूम देखता हूँ मैं, कैश मार्केट के वॉल्यूम कम है और F&O के वॉल्यूम ज़्यादा है कंपेयर टू एवरेज। तो वो एक और इंडिकेशन है, F&O के वॉल्यूम ज़्यादा है इसलिए क्योंकि जो F&O वाले शॉर्ट्स हैं वो कवर कर रहे हैं कैश मार्केट में, लेकिन इतनी बाइंग नहीं है। और जैसा मैं कह रहा हूँ, आज मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आपको आज फिर
1,500-2 हज़ार करोड़ रुपए का एफआई का सेल नंबर दिख जाए तो कोई उसमें मतलब मुझे हैरानी होगी नहीं अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि वो एक क्लियरली मार्केट के लिए एक रिस्क फैक्टर है। और एफआईआईज वैसे भी बिकवाल रहे हैं इस मार्केट के। अच्छा, फटाफट आपके लिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेकर आते हैं और उनमें से वही नाम है जहां पर अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली थी और पुल बैक आया है, तो तेजी का ट्रेंड वहीं पर सबसे ज्यादा देखने को मिला, जो जैसे अनुज भी मेंशन कर रहे थे। आपको यहाँ पर दिखाई देगा L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स का शेयर, आपको दिखाई देगा टेक महिंद्रा। ऑफ कोर्स आईटी की रैली है अच्छी खासी, इस पर आगे हम डिटेल में बात भी करेंगे। 2.5% ऊपर ये काउंटर। भारतीय एयरटेल में हमने देखा है 3% तक का इजाफा। परसिस्टेंट सिस्टम्स और साथ ही साथ L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, ये वो तेजी वाले ट्रेड्स इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंदी की तरफ आप कुछ स्टॉक्स देखें तो टाइटन, वैसे Q3 का अपडेट मजबूत है लेकिन स्टॉक टिका नहीं है, 2.5% नीचे आता हुआ। बजाज फिनसर्व एक और सत्र जहां पर बिकवाली का दबाव। वोडाफोन आइडिया में 4.5% तक का नुकसान, तो वहां पर ट्रेंड है जो करीब 2-2.5% तक की गिरावट पर कर रहा है कारोबार। तो क्लियरली एक तेजी का जो ट्रेड बना है वो लार्जली हमने देखा है चुनिंदा एनबीएफसीज में और साथ ही साथ आईटी लेड जरूर है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और आपको बताएंगे वो फिर क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। टेक्निकल्स पर प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत हमारे साथ जुड़ रही हैं। फंडामेंटल नजरिया के लिए हम बात करेंगे शेखान बाय बीएनपी पारिबा के संजीव होता से। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आज टीसीएस के नतीजे क्या खास पेश करेंगे, क्योंकि स्टॉक में एक बहुत तगड़ी रैली देखने को मिली। उसी के साथ आईटी सेक्टर कितना अहम है इस हफ्ते। HCL टेक के 12 तारीख को नतीजे आएंगे, इन्फोसिस भी अपने नतीजे साथ में पेश करेगा, 13 को फिर विप्रो के नतीजे आएंगे। तो सारी दिग्गज कंपनियों के एक साथ एक ही हफ्ते में नतीजे आने वाले हैं। उस पर हमारे साथ रिलायंस सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड मितुल शाह जुड़ने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर पर नजरें हैं, क्या चल रहा है में CLA से क्यों है बुलिश स्पेस पर, यतन हमारे साथ जुड़ेंगे। और हर रोज की तरह 2:40 पर 4 का चौका होगा, जहां पर सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत देंगी। राजेश सातपुते से एफनो का सुपरस्टार समझेंगे। मानस जायसवाल बताएंगे चार्ट का चमत्कार। तो मिड कैप फंडा जानेंगे संजीव होता के साथ। और इस साल के दमदार आइडियाज पर चर्चा करने के लिए 2:50 पर हमारे साथ रेंसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पंकज मुरारका भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी होगी डिटेल में बातचीत। डीलिंग रूम पर भी रहेंगी नजर। ओके तो एक काम करते हैं, एक फ्रेश कॉल देना शुरू करते हैं। एक बार मिड कैप इंडेक्स पे लेकर आइए। सुबह से मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन अब ये इंडेक्स भी स्लिप हो रहा है अपने हाई से। करीब 0.5% ही ऊपर रह गया ये इंडेक्स। और ये देखिए हाई से एक डिसेंट स्लिप है। इनफैक्ट अगर वो फ्रॉम हाईज अगर हम दिखा दें यहाँ पर तो करीब 200 पॉइंट का स्लिप यहाँ पर भी है। तो एक्चुअली हाई और लो पॉइंट के एक्चुअली मिड से नीचे ही ट्रेड कर रहा है इस समय मिड कैप इंडेक्स। ये देखिए 200 पॉइंट की डिक्लाइन मिड कैप इंडेक्स में है और बैंक निफ्टी अब 200 पॉइंट ऊपर है और ऊपर से आराम से 350 पॉइंट बैंक निफ्टी फिसल चुका है। निफ्टी हालांकि अभी भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है क्योंकि आज आईटी का अच्छा सहारा मिला है मार्केट को। आईटी ने हल्का सा भी बज नहीं किया, इसके लिए निफ्टी फिर भी रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्गर पॉकेट में है। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। गाबा जी गुड आफ्टरनून, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट के चाल को और इस समय आपके पास आखिरी के 1.5 घंटे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है कि आधा घंटा जो पहले अभी जो देखा है हमने, ये एक डिस्कम्फर्टिंग है। अगर ये गैप डाउन अपमूव खुला और ज्यादा ऊपर नहीं जाता और यहीं पर भी क्लोज मिल जाता तो भी ठीक था। प्रॉब्लम है कि ऊपर जाके नीचे आया है, यहाँ पर थोड़ी सेलिंग प्रेशर अपर रीजन पर है। अब देखिए क्लोज कहाँ हुआ है, लास्ट 15-20 मिनट ने थोड़ा स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया है। लेकिन मैं कहूंगा लेट्स सी इफ इट, अगर यहाँ से अगर अपमूव मिलता है तो फिर ठीक रहेगा, वरना थोड़ी दिक्कत आ सकती है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है अशोक लेलैंड। आज ऑटो क्षेत्र में कुछ हरकत नजर आती है। अशोक लेलैंड स्पेसिफिकली अच्छा लगता है क्योंकि इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। बेस करीब 148, 147, 149 के आसपास है। बस वहीं पर एक स्टॉप लगाना है 149 का। अब ट्रेड कर रहा है 151 अशोक लेलैंड। मुझे लगता है ये 155 की तरफ जा रहा है। पहला टारगेट 154 फिर 155 जाना चाहिए अशोक लेलैंड। और एक और चीज़ प्रकाश सर, आज आपका सुबह का पहला कन्विक्शन कॉल था जब अनुज ने पहला, अगर आप देखें, कन्विक्शन कॉल लिया था क्विक सिंगल 1290 पे आपका बाय था M&M, दैट्स स्टिल एट डे हाई 1313 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत खूबसूरत ट्रेड था। अब आपने निजी कारणों से दिया था या मेरे को नहीं मालूम, या फिर थार के प्रति आपका झुकाव था, बट यस इट्स डूइंग वेल। अशोक लेलैंड अब इस वक्त आपका बाय कॉल है। मानस गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए जो कन्विक्शन कॉल है वो HCL टेक पे खरीदारी करने का ट्रेड रहेगा, क्योंकि HCL टेक ने करीब 15-20 ट्रेडिंग सेशंस के बाद इस तरह का ब्रेकआउट दिया है। 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, हायर वॉल्यूम देखने को मिले हैं।
तो आई थिंक बेहतर तो यही रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू इसको प्ले करें, क्योंकि आज आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें शायद आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि एससीएल टेक का 1060 का कॉल ऑप्शन लेने के लिए 24 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे, 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 40 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो 1060 का कॉल लेकर चले। यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी 60 के टारगेट के लिए यहाँ पर पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। HCL टेक जो आज टॉप ट्रेडेड काउंटर्स टेक्नोलॉजी की जब आप बात करें उसमें इसका बड़ा योगदान है, 3% ऊपर। राजेश सातपुते, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर तो आईटी स्टॉक्स पे मुझे लगता है वहीं पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और अगर शॉर्ट कवरिंग की बात होती है तो टेक महिंद्रा देखिए जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इज डाउन बाय 7%, 6.2% टू बी वेरी प्रिसाइज। मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा में अच्छी बाइंग होगी। 1015 के ऊपर आपको बाय करना है, 1000 का स्टॉप लॉस है, और इसका जो ट्रेडिंग का टारगेट होगा वो रहेगा 1045 का 1050। तो आप 1050 पकड़ के चले। सो करंट लेवल से मुझे लगता है 30 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव मुझे लगता है टेक महिंद्रा में मिलेगा। पर्पजली मैंने छोटा ही स्टॉप लॉस और छोटा ही टारगेट रखा है, लेकिन बाय करना है टेक महिंद्रा। ओके, बाय करना है इस समय टेक महिंद्रा पे। अच्छा, बैंक निफ्टी का एक बार इंट्राडे लेकर आइए। पिछले 2 मिनट में 100 पॉइंट की रैली आई है एकदम से। वो 170 पॉइंट जो ऊपर था वो अब 270 पॉइंट ऊपर हो गया। और एक कारण है एक्सिस बैंक। एक बार एक्सिस बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, और एक्सिस बैंक इस समय एक आपको मूव दिखाता हुआ ये देखिए। और थोड़ा सा एक इवन कोटक महिंद्रा बैंक में भी हल्का सा मूव है, और ICICI बैंक में भी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एकदम से बैंक निफ्टी ने वापस एक रैली दिखाई है। लेकिन फिर वही बात है कि ऊपरी लेवल पर सस्टेन करना थोड़ा सा टफ हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक इसको टाइम दे देते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। चलिए, और एक काम करते हैं। अब मेरे ख्याल से कॉल सारी हो गई। शिल्पा जी रह गई हैं, सॉरी। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए आपकी कॉल। जी गुड आफ्टरनून। मेरा आज अभी के लिए एक सेल कॉल रहेगा कॉनकॉर पे। कॉनकॉर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 747 पे। यहाँ पे 751 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट रहेगा 740 एंड 736। कॉनकॉर में आप कह रही है एक अपॉर्चुनिटी रफली देखने को मिली है, लेकिन ये सेल साइड का ट्रेड है, ध्यान रहे। इतनी तेजी वाले ट्रेड्स के बीच एक मंदी का ट्रेड आ रहा है। संजीव होता, आफ्टरनून, आपका कोई खास ट्रेड इस घंटे के लिए? शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल में मुझे त्रिवेणी टर्बाइन अच्छा लग रहा है हर्षदा, क्योंकि इसका बायबैक 350 में था, एक्स बायबैक में स्टॉक करेक्ट हुआ है 320 लेवल में। अभी भी ये कंपनी 35% प्लस का रेवेन्यू के आधार में ग्रो कर सकती है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है 30 टाइम्स FY25 पे। कंपनी जो ROE उसका 20+% ऊपर है, 30% का ROC है। तो यहाँ पे एक मुझे लगता है कैचअप ट्रेड आना चाहिए। कैपिटल गुड्स स्पेस अच्छा ही कर रहा है, तो यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड का होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट टारगेट 325 का है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे 5 to 10% का एक अपमूव लग रहा है। ओके, शॉर्ट टर्म में 5 to 10% का अपमूव त्रिवेणी टर्बाइन में लग रहा है। ये एक यहाँ पर कॉल आती हुई इस समय। फिर एक बार TCS वापस लेकर आइए, और TCS में एक इस समय आप देख रहे हैं एक अच्छा खासा एक मूव आ रहा है। कुछ देर में हर्षिता जाएंगे ऑब्वियसली TCS मैनेजमेंट से बात करने के लिए, और हर्षिता काफ़ी नज़रें रहेंगी इस बार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वार्टर है ये। और इस बार मेरे ख्याल से आप मैनेजमेंट से बात भी करने वाली हैं, और मैं ख़ास तौर से सुनना चाहूँगा कि क्या बोल रहे हैं मैनेजमेंट, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट में देखिए क्या स्विंग आया है TCS में, और वही पूरा ट्रांसलेट हो रहा है निफ्टी में और निफ्टी IT में। ज़बरदस्त मूव। इनफैक्ट लास्ट के 10 मिनट में TCS में एक अच्छा सा मूव आ रहा है। कोई खास बात जो ध्यान में रखनी होगी हमें जब हम नॉर्मली ये जो थर्ड क्वार्टर होता है तो सीजनली वीक क्वार्टर होता है, तो सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेशंस इस क्वार्टर से रहती हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल दरअसल हमने पिछले कुछ 3 महीनों में बदलता देखा है, स्पेशली अमेरिकी मार्केट्स में, और आपको याद होगा सेकंड क्वार्टर के बाद उन्होंने कहा था कि कुछ उनके बैंक के क्लाइंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा सा वार्निंग बेल बजाई है कि हाँ हमारा बिजनेस थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्या वो इंटेंसिफाई हुआ है स्लो डाउन, वो एक चीज़ है जिस पर शायद कमेंट्री आती हुई दिखाई देगी। उन्होंने साफ कह दिया था कि यूरोप और यूके में कुछ अकाउंट्स में दबाव देखने को मिला है, उसको लेकर क्या अपडेट है और कितनी और स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा आई थिंक मार्जिन्स को लेकर जो कंपनी ने कहा था, मार्जिन्स को लेकर उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंट ये स्टेटमेंट दिया था कि इस साल को 25% मार्जिन पर खत्म करता देखते हैं। अब वो क्या सस्टेन कर पाएंगे या नहीं इज अ बिग क्वेश्चन। लार्जली जो मैं रिपोर्ट्स ये भी पढ़ रही थी वो शायद मैनेज हो जाएगा, लेकिन जिस तरह की डील विंस इनके हाथ आती हुई दिखाई दे रही थी और थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस सेकंड क्वार्टर तक था वो कितना मेंटेन कर पाते हैं
उसकी आज शायद आप कह सकते हैं एक सबसे बड़ा टेस्ट है। बिल्कुल सबसे बड़ा टेस्ट है टीसीएस के लिए इस समय। और अभी के लिए तो मार्केट देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ऑब्वियसली कल परसों, क्योंकि परसों कह रहा हूँ फ्राइडे को नैस्डैक में बड़ी रैली हुई थी, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ से मिला था, लेकिन वो सुबह की रैली का रीज़न था। उसके बाद जिस तरीके से ये रैली कंटिन्यू हुई है आज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मार्केट इवेंट में जाना चाह रहा है शायद एक लॉन्ग पोजीशन के साथ। ये शायद एक देखने वाली बात होगी। तो एक काम करते हैं, आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं। हमारे साथ इनफैक्ट रिलायंस सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड मितुल शाह वो जुड़ गए हैं। मितुल जी, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले टीसीएस की बात कर लेते हैं। टीसीएस में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आपका इस समय स्टॉक पर व्यू क्या है? टीसीएस सारे ही आईटी कंपनीज के रिजल्ट क्वार्टर थर्ड में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट ऑन मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जैसे हम जानते हैं पिछले क्वार्टर के कमेंट्री में ही एट्रिशन रेट काफी नीचे आया था और धीरे धीरे सुधरने की शुरुआत हुई थी, विच इज अ मेजर हर्डल। लास्ट पिछले 1.5-2 सालों में जो कॉस्टिंग रही है इन कंपनियों की बिकॉज ऑफ द हाई एट्रिशन, दैट वाज अ मेजर नेगेटिव फॉर मार्जिन्स, जो इम्प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा स्केल्स के वजह से बेनिफिट मिलेगा और करेंसी भी इस बार नेगेटिव नहीं रही है, जो पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव थी। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अभी भी ये सारी ज्यादातर आईटी कंपनियां हायर वैल्यूएशन ट्रेड कर रही है, और ये जो नेगेटिविटी है आगे चल के यूएस रिसेशन पॉसिबिलिटी या यूरोप स्लोडाउन, वो कैप्चर नहीं कर पा रही है। सो वी आर मोर वरीड अबाउट कि जैसे मैक्रोज एडवर्स हो रहे हैं, so IT company और IT sector cannot remain immune to this. उस basis पे we have sell recommendation on TCS. सेल रिकमेंडेशन, तो क्या आप ऑफ कोर्स आप अपने टारगेट्स को रिवाइज करेंगे जब नंबर्स आएंगे? अनुमान ये लगाकर चले कि जो एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू ग्रोथ डॉलर टर्म्स में सिर्फ 1.5% ही रहे, और यहाँ पर कांस्टेंट करेंसी भी हम 1.5% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये नतीजे आते हैं जस के तस, तो कितना आपको लग रहा है आप स्टॉक में और डाउनसाइड देख रहे हैं? सेल कॉल में कितनी गिरावट की गुंजाइश है इधर? अगर रिजल्ट्स इनलाइन आता है जो कि हमने या स्ट्रीट ने एक्सपेक्ट किया है, नियर अबाउट 1.5% टाइप का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूवमेंट 60 to 80 बेसिस का, तो रिजल्ट शायद इस बार Q3 में सारी कंपनियों के मायने नहीं रखेगा। हम ये समझते हैं कि आगे के डील विंस है, आगे की कमेंट्री है, जो यूरोप स्लोडाउन या तो यूएस रिसेशन पे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी वरीड है, उस पे कोई क्लैरिटी आती है इन पॉजिटिव टोन या नेगेटिव टोन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि FY23 ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। सो FY24 और 25 का व्यू ही यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसी वजह से वैल्यूएशन जो है मूवमेंट ज्यादा होती है जनरली आईटी कंपनीज में। अर्निंग में चेंज बहुत कम होते हैं, क्योंकि मोर और लेस कंपनीज के गाइडेंस के आसपास ही रिजल्ट्स आते हैं। बट वैल्यूएशन आगे की आउटलुक इन टर्म्स ऑफ द वेरियस सेक्टर, वेरियस ज्योग्राफीज एंड करेंसी मूवमेंट के बेसिस पे होती है। तो राइट नाउ हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि ज्यादातर कंपनियां रिजल्ट्स अच्छे देने के बावजूद भी कमेंट्री वीक देगी, या तो कमेंट्री जो पिछली बार दी थी उससे मॉडरेट करके आगे कॉशियस स्टैंड दिखाना चालू करेगी, जिस वजह से आईटी सेक्टर अभी भी प्रेशर में ही रहने की गुंजाइश है। तो क्योंकि आपने वैल्यूएशन का जिक्र किया, पीक वैल्यूएशन टीसीएस का नियरली 32 टाइम्स था, इस समय 25 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस भी 28 गुना था, ये भी करीब 21 गुना के आसपास, 21.5 गुना के आसपास आ गया। हल्का करेक्शन आया है, कितनी और वैल्यूएशन करेक्शन की आप अपेक्षा कर रहे हैं? आपके लिए वैल्यूएशन कंफर्ट किन लेवल्स पर है? वैल्यूएशन में अगर पिछले 3-4 सालों की एवरेज देखें तो ऑलरेडी ये करेक्शन के बाद मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज उस वैल्यूएशन के आसपास आ चुकी है। बट लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल वैल्यूएशन एवरेज देखे जो पिछले 8 या 10 सालों का, तो उस वैल्यूएशन से अभी भी करीब करीब 10 से 15% ये कंपनीज ऊपर ट्रेड कर रही है। सो हम ये बिलीव करते हैं कि 5 to 10% करेक्शन की गुंजाइश आसानी से बन सकती है इस सेक्टर में, और उस लेवल का करेक्शन या उससे ज्यादा करेक्शन होने के बाद हम शायद उस पे फिर पॉजिटिव टर्न आउट हो सकते हैं। बट ये वैल्यूएशन पे एक्सेप्ट 2-3 कंपनियां छोड़कर वी विल आल्सो रिमेन कॉशियस ऑन इट। यानी मिथुल जी,
अगर आप 5 to 10% के फॉल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दैट मीन्स जो जून और जुलाई में हमने CY22 में एक लो क्रिएट किया था निफ्टी आईटी में, आपके अनुसार वो अंडर द थ्रेट है? ये हाँ, मिड correct, कैप आईटी में आपको exactly. कहाँ रिस्क समझ में आ रहा है? जैसे क्या आई गॉट योर पॉइंट। मिड कैप आईटी में आपकी सेल कॉल कौन कौन सी है इस वक्त? ज्यादातर हम लार्ज कैप आईटीज कंपनी कवर करते हैं, उसमें TCS पे सेल है और इन्फोसिस पे हमारा बाई है, HCL टेक पे भी बाई है। तो ये दो टॉप पिक्स में है हमारे विद इन आईटी सेक्टर। बाकी के सारे ही कंपनी या तो आइदर होल्ड या सेल पे है। विप्रो पे भी बाई है, बट विप्रो वैल्यूएशन कंफर्ट है। बाकी इन्फोसिस और HCL टेक हमें लगता है कि डिस्पाइट ये स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द न्यू डील विंस, वो एक विनर की तरह इमर्ज हो रहे हैं कंपेयर टू मोस्ट अदर आईटी कंपनीज। ओके, विप्रो का तो मैं समझ गया, प्योरली एक वैल्यूएशन कॉल है क्योंकि अब वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गया। इन्फोसिस का सॉरी आपने क्या रीजन बोला, क्यों बाय है इन्फोसिस? क्योंकि ये भी अभी कोई बहुत ज्यादा सस्ता नहीं हुआ है। इन्फोसिस ज्यादा सस्ता नहीं हुआ है, बट पिछले 1-2 क्वार्टर से ये कंपनियां रिजल्ट ठीक दे रही थी, बट मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज में न्यू डील विंस में मॉडरेशन या तो डिक्लाइन दिखाया था। कंपेयर टू दैट इन्फोसिस ने उस पे भी ग्रोथ दिखाया था। तो इन्फोसिस का डील विन ट्रेंड और नए ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। और एज वी ऑल नो कि जैसे डील विंस अच्छे होते हैं तो उसका परिणाम अगले क्वार्टरों के एग्जीक्यूशन में दिखता है। तो उस बेसिस पे हम मानते हैं कि FY24-25 इन्फोसिस का बाकी कंपनियों से काफी बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, समझ गया। मैं एक काम करते हैं, होता जी से भी पूछ लेते हैं उनका व्यू क्या है दोनों स्टॉक्स पर, TCS और इन्फोसिस। होता जी? मेरा व्यू ये है कि आईटी ऑलवेज एक बास्केट ट्रेड होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है कि एक कंपनी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर जाए और एक कंपनी बहुत कम आउट परफॉर्म करे। एक बास्केट कॉल ट्रेड ले सकते हैं इस पे। तो मेरे हिसाब से अभी जो जिस तरह का एनवायरनमेंट है, प्राइस डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन। जो मटेरियल प्राइस डैमेज था वो हो चुका है 1 साल में, लेकिन अभी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है FY24 पे, अभी FY23 ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। हम जानते हैं क्या नंबर्स आ सकते हैं इस पे, उसके आसपास ही आएंगे। लेकिन FY24 में ना मैनेजमेंट को क्लैरिटी है ना स्ट्रीट को क्लैरिटी है। जिस तरह का एनवायरनमेंट है ग्लोबली, उसकी वजह से मुझे लग रहा है जो आउट परफॉर्मेंस होगा वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पे, एक स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहिए आईटी टॉप टायर को, TCS, इन्फी, टेकएम को, नहीं तो अवॉइड करना चाहिए। हमारा अंडरवेट स्टांस बना रहा है आईटी सेक्टर में। ओके, ये जो बात कही ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कही इन्होंने, क्योंकि मेरी ना एक एनालिस्ट से बात हो रही थी हर्षदा, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देते हैं? तो बोलते हैं, मैं जब मैनेजमेंट से पूछते हैं कि आपको कितनी विजिबिलिटी है, जी हाँ। तो बोले कि जब 1.5-2 साल पहले जब उनसे पूछते थे तो बोलते थे कि हमें तो विजिबिलिटी है 4 से, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट आपको आफ्टरनून में, मुंबई आफ्टरनून में एकदम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अभी स्थिति है वो जो दिल्ली वाला कोहरा है, अभी वो जैसे आज वीरू बोल रहे थे कि 0 विजिबिलिटी है। वो मुझे बता रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने एक IT कंपनी से पूछा कि आपको कितने टाइम की विजिबिलिटी है, पर उन्होंने जवाब दिया 11 दिन। मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली उन्होंने बोला कि 11 दिन की विजिबिलिटी है, उसके बाद क्या होगा मैं भी नहीं जानता। तो मतलब थोड़ा सा इस पे तो क्लियरली एक इम्पैक्ट आया। आज की डेट में IT कंपनियाँ ये कह दें कि मैं अगले साल ये गाइड करूँगा, उस गाइडेंस का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब और इसके लिए एक तरीके से अच्छा है कि TCS गाइडेंस नहीं देता है, क्योंकि वो गाइडेंस का कोई मतलब नहीं है। जैसे HCL टेक ने गाइडेंस कहाँ दी थी और उसके बाद कोई ये जो भी कंपनियां इस साल अब अगले साल की जो गाइडेंस देंगी ना, उस अगले साल की गाइडेंस को आप ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ ट्रीट करिएगा, क्योंकि उस गाइडेंस की कोई मतलब नहीं होगी अनलेस कंपनियां अल्ट्रा कंजर्वेटिव हो जाएं, जैसे एक टाइम पे इन्फोसिस हुआ करती थी। हाँ। अगर वो वैसे हो जाए, बोल दें कि जी इस साल तो हम बहुत ही कम ग्रो करेंगे, तो हो सकता है मार्केट एक बार आपको पनिश कर दे और उसके बाद आपको वापस ओवर डिलीवरी पे रिवॉर्ड कर दे। लेकिन अदरवाइज अगर आप ज़्यादा प्रॉमिस करेंगे, मार्केट समझ जाएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट TCS में जिस तरह की पोजीशन उभर कर आई है, एक बार स्टॉक लेकर आइए मानस, कोई ट्रेड जो आप इस समय लेना चाहेंगे, जो अपनी पोजीशन को हेज करने को लेकर कोई है क्या मौका? इस समय 3314 पर है। देखिए, मैंने मॉर्निंग में भी मेंशन किया था हर्षदा जी की 2 स्तर है, बहुत ध्यान रखने हमें। ऊपर की तरफ 3340, जब तक 3340 के ऊपर ना निकले आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। लेकिन आज अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आप बने जरूर रह सकते हैं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चीज ये है कि निफ्टी TCS ने आज अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। और अगर वीकनेस परसिस्ट होनी होती तो आपको आज स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन होता होना दिखता है, वहां पर आपको सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिलता है। इसलिए मेरा समझना ये है कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है
तो ध्यान रखिए 3270 3270 का स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। अगर उसके नीचे जाता है तब आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरा केस ले, अगर ये 3340 के ऊपर निकला तो कम से कम 3410 तक के भाव आपको टीसीएस में जरूर देखने को मिल जाएंगे। ओके ओके, ये टीसीएस पर आप देखें माना जी का टेक्निकल भी था। बितुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई थिंक ये जो आपका व्यू था हमने समझा, लेकिन एक बार जब नतीजे आ जाएंगे ना उसके बाद एग्जैक्टली प्राइस व्यूज़ आपके फिर हम दोबारा जो संशोधित व्यू है दोबारा लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बीच विकास सालुके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, मैं भी एक सेक्टर को टच करूंगा, लेकिन उससे पहले आपका इस वक्त का कन्विक्शन आइडिया। गुड आफ्टरनून जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में जो मोमेंटम आया तो स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला है। मेरा पहला रहेगा एसबीआई लाइफ। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने वाला है, वीकली पे 1290 का ब्रेकआउट है, जो फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। उसके ऊपर आज सस्टेन भी करा है, तो मुझे लगता है 1360 का टारगेट यहाँ पे एसबीआई लाइफ में आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में तो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा और 1270 का है, जो आज का डे के ओपन के बाद उसने अच्छे से मैनेज करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 1270 के स्टॉप लॉस से 1360 के टारगेट के लिए एसबीआई लाइफ यहाँ पे बाय करना है। दूसरा रहेगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे जो इंट्राडे में एक पास मोमेंटम देखने मिला और स्टॉक में ऑलरेडी लास्ट 2 वीक पहले एक ब्रेकआउट देखने मिला और वो कंटिन्यूली यहाँ पे देखने मिल सकता है। मुझे लगता है ऊपर में 610 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 610 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है और 554 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड। देखिए आईटी में ज़बरदस्त तेजी अब इस समय। एचसीएल टेक इस समय डे हाई पर, और एचसीएल टेक का एक बार इंटरडे लेकर आइए, देखिए कहाँ क्या एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको यहाँ पर दिखाई देगा एचसीएल टेक में। और उसके अलावा इन्फोसिस भी डे हाई पर। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी की चाल थोड़ी जो मजबूत हुई है, इसका एक और कारण है कोटक महिंद्रा बैंक। एक बार कोटक का चार्ट लेकर आइए। कोटक इस समय एक अच्छा खासा मूव दिखाता हुआ, लेकिन कोटक के साथ तकलीफ ये है कि ये जितनी बार रैली की कोशिश करता है, हर बार जब भी लगने लगता है कि ये स्टॉक अब फाइनली ब्रेकआउट कर रहा है, कोई ना कोई सेलिंग आ जाती है। काफ़ी एफआई ओन्ड स्टॉक भी है। तो 1806 पर इस समय कोटक का स्टॉक। इस पर कोई व्यू गाबा जी टेक्निकली? यस, कोटक की आप एब्सोल्युटली सही बताया आपने कि हमेशा दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है सेटअप के हिसाब से हो सकता है कल अप मूव मिले, मैं यूज द वर्ड करूंगा हो सकता है, लेकिन ये है तो भी लार्जर टर्म स्ट्रक्चर में लगता है ज्यादा गिरावट नहीं। क्या ये ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो अगर ऊपर जाता है तो कहां जाएगा? 1830 ट्रेड कर रहा है, 187 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, वो है 1800 जोन्स पर। और कुछ गिने चुने बैंकिंग क्षेत्र में देखता हूं तो लगता है थोड़ी स्ट्रेंथ है, तो शायद कोटक चला जाए, लेकिन स्टॉप लगाना जरूरी है 1800। 1800 के अगर आप देखें स्टॉप लॉस कोटक महिंद्रा बैंक में। चलिए इस बीच 2 स्टॉक्स लेके आइए, कमेंस और एलएनटी। और मानस ध्यान दीजिएगा, आज इन दोनों के स्टॉक्स के ओ एडिशंस देखिए। मैं इस सीरीज़ में अब तक जिन स्टॉक्स को रेगुलरली अगर आप देखें लॉन्ग साइड पे ओ एडिशन करता हुआ देख रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी कमांडिंग पोजीशन में है एलएनटी और कमेंस। इनफैक्ट आज सिमेंस में भी लॉन्ग विजिबल है। मानस जरा एक बार देखिएगा, एलएनटी अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है 2122, और अभी भी अगर आप देखें 20 डेमा के ऊपर। और दूसरा कमेंस, और मेरे ख्याल से अगर आपने इनकी पुट्स चेक करी होंगी तो कमेंस में लोअर पुट्स में जहाँ 20 डेमा प्लेस्ड है बड़ी अच्छी पुट राइटिंग है। सेम इज द केस विद एलएनटी। 2100 की पुट भी बिक रही है। डायरेक्टर साहब 2100 की पुट का प्रीमियम रखेगा स्क्रीन पे। मानस अगर इन्हें मतलब इन रेप्टिल आई थिंक बजट, अगर इन दोनों में से कोई ग्रैब करना हो, थोड़ा बहुत रिस्क लेके, क्योंकि रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि एक दोनों ने रेस्ट लिया 50 डेमा के आसपास और फिर शूट अप हुए हैं। आपका व्यू? कमेंस इस वक्त डे हाई पे, एलएनटी भी इस वक्त टिक बाय टिक चार्ट्स पे डे हाई पे। देखिए दोनों नजरिए से अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म या तो मीडियम टर्म, दोनों नजरिए से दोनों चार्ट्स बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। चाहे आप वीकली चार्ट पे एलएनटी को देख लीजिए या कमेंस को देख लीजिए, और या तो आप डेली चार्ट पे कमेंस और एलएनटी को देख लीजिए, पैटर्न एग्जैक्टली सेम लगते हैं और दोनों का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है। मेरा समझना है कि एलएनटी की अगर हम बात करें तो 2200 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल डेफिनेटली एलएनटी में है। तो थोड़ी क्वांटिटी अभी, और कभी कोई करेक्शन देखने को मिले तब बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हम बजट प्ले की बात करें तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना है। 2070 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन आपको जो सबसे पहला टारगेट होगा वो 2200 रुपए का एलएनटी पे होगा। कमेंस की बात करें तो देखिए कमेंस में भी हायर टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
तो अब नेक्स्ट टारगेट 1520 के आसपास का रहेगा, और यहाँ पर भी अगर आप बजट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा डीप लगाना होगा, 1400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन कम से कम 1520 तक के आपको टारगेट्स कमेंट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। कि चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और एक्चुअली यतिन को हमने जिस चीज़ के लिए बुलाया उस पर बात करेंगे। उससे पहले जब क्योंकि मैं कोटक की बात कर रहा था तो यतिन ने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग नोट भेज दिया। हालांकि उसके ग्राफिक्स नहीं बने होंगे, लेकिन यतिन फिर भी एक मोटा मोटा समझा देते हैं कि क्या हमें वॉच आउट करना है कोटक महिंद्रा बैंक में अगले कुछ दिनों में, वो जो हेडरूम ओपन होने वाला है उसके लिए शेयर होल्डिंग। देखिए अनुज, जहाँ तक कि कोटक बैंक का सवाल है, सितंबर क्वार्टर की अगर आप एफआई होल्डिंग देख लें तो लगभग वो 20% के हेडरूम तक पहुंच चुकी है, और जिस हिसाब से शेयर में गिरावट थी, थोड़े बहुत एफआईज यहाँ सेलर थे, अगर सितंबर क्वार्टर से वर्सेस में दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग कोटक बैंक का लगभग 1.6% और गिर जाए, यानी एफआई की जो होल्डिंग है वो कम हो जाए, तो इसका हेडरूम जो है, एफआई का जो अवेलेबल हेडरूम है वो 20% से ज़्यादा हो जाएगा। और इस सिनेरियो में अगर आप देखें, अगर ये जो एफआई हेडरूम 20% से ज़्यादा हो जाता है तो दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले एमएससीआई का वेटेज डबल होने का एस्टिमेट जो है क्वांट एनालिस्ट दे रहे हैं, और दूसरा के एफटीएससी में जो इसका वेट है यहाँ भी आपको एक सिग्निफिकेंट इजाफा देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये एक बाइंग जो होगी वो क्वार्टरली बेसिस पे आपको रिसेट होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो क्वांटम होगा वो लगभग $1.5 से $2 बिलियन का होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट आपको कोटक बैंक में देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली सबको इंतजार होगा वो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड होने का, और जैसे ही कोटक बैंक अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्सचेंजेस को दे देती है और वहाँ एफआई की होल्डिंग गिर जाती है, जैसे कि मैं बोल रहा था 1.5 से 1.25% के बीच में ये होल्डिंग गिरनी है, तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है स्टॉक के लिए। तो जैसे अनुज बता रहे थे कि स्टॉक बिल्कुल ब्रेकआउट पे आके शाय अवे हो रहा है, मुझे लगता है मार्केट ये चीज़ का, ये ट्रिगर का इंतजार कर रही है कि वो एफआई होल्डिंग कम हुई है क्या। अगर ऐसे हो जाती है कम तो बहुत ही ज़्यादा ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। इनफैक्ट आज रेडार पर आ भी रहा है 1806 के आसपास। वो डिटेल्स आपने सुने होता साहब, क्या एक अपॉर्चुनिटी फिर आप इस समय ढूंढ रहे हैं कोटक में 1800 के आसपास खरीदारी करने की? हर्षदा, लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी भी बैंकिंग सेक्टर में हमारी पॉजिटिव स्टांस बनी हुई है, लेकिन कोटक में जैसे यतीन ने बताया कि एक टेक्निकल ओवरहैंग है और उस पर क्लैरिटी चाहिए। अगर यहाँ से एक अपमूव हमको देख सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म में, तो उसकी वजह से ही मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक के लिए रहेगा। हालांकि कोटक भी बहुत सॉलिड कंपनी है, लेकिन वो टेक्निकल ओवरहैंग के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कोटक में, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखते हैं मामला कितना और सेटल होता हुआ दिखाई देता है। अनुज, नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था सिर्फ कोटक का। विल वेट एंड सी कि क्या अपडेट्स निकल कर आते, क्योंकि यहाँ पर अब वो क्वार्टरली अपडेट ऑफ कोर्स कुछ ही दिनों में आ जाएगा। लेकिन यतिन स्टूडियो में आए थे वैसे बात करने के लिए टेलीकॉम की, और टेलीकॉम में आज जो एक स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है वो है भारती एयरटेल। लगभग 2.5 से 3% तक का इजाफा कुछ ब्रोकरेज रेडार पर आया है, और सीएलएसए को खासा पसंद है। अब क्या देख रहा है सीएलएसए इस समय इस शेयर में और ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस में, यतिन बताइए। तो हर्षदा, जहाँ तक कि भारती एयरटेल का सवाल है, ये अगर हम बात करें 2022 की, तो 18% का स्मार्ट रिटर्न इस कंपनी ने दिया है इन्वेस्टर्स को। निफ्टी को बहुत ही सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है, और सीएलएसए ने आज इसका टारगेट लगभग 110 रुपए से बढ़ा के 1040 कर दिया है, जो पहले 930 रुपए था। ये टारगेट का बढ़ाने का कारण ये था कि सीएलएसए को बहुत अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिखती है, लेकिन 5 कारण जिसके बारे में रिपोर्ट में जो डिटेल्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि जो टैरिफ हाइक है भारती ने सबसे पहले की थी, अगर आप देखें पिछली हिस्ट्री, और कंपनी को लगता है कि मेरे आरपूज जो हैं, यानी जो एवरेज रेंटल पर यूजर हैं, वो 300 रुपए के पार होने चाहिए, 300 रुपए के आसपास होने चाहिए, और अगर ये होता है तो सिग्निफिकेंट अपटिक आपको अर्निंग्स में आती हुई दिखाई दे सकती है आगे चलते हुए। दूसरी बात कि जो प्रीपेड सेगमेंट में कंपनी की लीडरशिप है वो काफ़ी हद तक आपको बेहतरीन होती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे कस्टमर्स पोस्टपेड में भी शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण भारती को फायदा हो रहा है। 5G रोल आउट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा सीएलएसए को लगता है, क्योंकि ये जो रोल आउट है इसके कारण काफी सारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स कंपनी को मिल सकते हैं। चौथा कारण है लेवरेज, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, चाहे वो अफ्रीकन बिजनेस हो, इंडियन बिजनेस हो, लेवरेज काफी कंफर्टेबल है, और आगे चलते हुए आपको इसका बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और 5वीं बड़ी बात जो सीएलएसए ने लिखी अपने रिपोर्ट में कि स्टॉक जो है
अपने 5 ईयर एवरेज वैल्यूएशन के मुकाबले 10% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो यहां से भी आपको एक अपसाइड बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो वैल्यूएशन हो, चाहे वो ग्रोथ हो, अर्निंग्स हो, बैलेंस शीट हो, सब जगह जो है टिक बॉक्स करता हुआ दिखाई पड़ रहा है सीएलए से, और शायद इसीलिए इन्होंने आज टारगेट प्राइस बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ाते हुए दिखाई दिया है। एग्रेसिव टारगेट प्राइस हाइक आता हुआ और स्टॉक भी आप देखिए अच्छी तेजी में 820 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शिल्पा, भारती का स्टॉक अगर आपने चार्ट्स पर देखा हो, क्या स्थिति आगे दिखाई दे रही है? जी, अगर हम लोग भारतीय एयरटेल की बात करेंगे तो 820 एक्चुअली इसका एक अभी एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट 780 पे है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 825 जोन्स को क्रॉस करके डिसाइसिवली सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको इजीली 860 885 तक भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अब बाय इन फ्यूचर्स ओनली अबव 825। 825 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ही आप बाय करेंगे शिल्पा जी। 825 क्या, यानी ऑलमोस्ट इसका अगर आप देखें जो वो 5 जनवरी की कैंडल है जहाँ से रिजेक्शन आया था कि मैं 20 डिमा के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से वही एक कैंडल यहाँ पे शिल्पा जी को थोड़ा सा अगर आप देखें अटकती हुई नज़र आ रही है। लेट्स ब्रिंग नाउ रिलायंस। याद रखिएगा आज सुबह मेटल्स का पुल बैक, निफ्टी आईटी का पुल बैक, और दूसरी अगर आप तीसरी आई थिंक जो बड़ी स्टोरी थी दैट वाज रिलायंस। याद रखिएगा मैं आज सुबह सुबह पहला स्टॉक जो डिस्कस किया था वो यही किया था आज, और इसी के चलते आप देखिए निफ्टी की स्ट्रेंथ भी आई थी। उसमें एक कंपोनेंट ये भी था। एक्सटर्नल डिस्क्लेमर पहले आपकी स्क्रीन पे है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। मैं सिर्फ डेटा के आधार पे बात कर रहा हूँ, और इस पर आज खुल के बात मेरी जो हुई थी वो थी आशीष बहती जी के साथ। लेकिन अब मैं बात करूँगा इस पर विकास से। विकास, आप ये देखिए मेरे ख्याल से एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद इसने 5 जैन को, जिस दिन विंडफॉल टैक्स को अगर आप देखें बढ़ाया गया था उस दिन रिएक्शन दिया, लेकिन 200 डिमा के नीचे डिसाइसिवली नहीं गया। शुक्रवार को रिवर्सल, और आज एक सेशन में 10 डिमा से पुल बैक लेके 100, 20, 50 सब बाइसेक्ट कर दिए। आज 2600 का कॉल राइटर अगर आपने गौर किया होगा तो हल्का सा बैकफुट पे भी है। ये 1 दिसंबर के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्राडे प्राइस परफॉर्मेंस है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और ये पूरी की पूरी 1.25 महीने की चैनल को इसने बाइसेक्ट किया। आपका इस प्राइस पे व्यू क्या है इस वक्त? देखो वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से आज इसमें एक पुल बैक रैली देखने मिली, जो मोमेंटम देखने मिला, अगर आप चार्ट पे, डेली चार्ट पे भी देखो तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो था उसका भी यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट देखने मिल चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वापस वो 50 डीएमए के आसपास वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। जैसे ही ये 2600 के ऊपर निकलता है उसके ऊपर और भी सस्टेन करता है, तो जो लास्ट हमने देखा कि पूरे दिसंबर सीरीज से जिस हिसाब से एक रिट्रेसमेंट देखने मिली थी 2700 से जो रिट्रेस करते आ रहा था 2450 तक का, तो जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसकी जो ऊपर की जो इंपॉर्टेंट जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल का जो रजिस्टेंस देखने मिल रहा है वो 2630 2640 के आसपास देखने मिल रहा है। तो यहाँ से 2630-40 के आसपास का एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल सकता है, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो वापस ये नई दौर के लिए निकलते जाते हुए देखने मिलेगा। वापस 2600 और 2700 की जो रेंज है उस रेंज में आते हुए देखने मिलेगा। तो फिलहाल तो 2640 के आसपास के टारगेट इसमें अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं। नीचे में अगर जो स्टॉप लॉस की बात करो तो अगर इसको देखो तो 2540 और 2530 ये बेस बना चुका है अच्छा खासा, तो उस स्टॉप लॉस पे इसमें बने रह सकते हो। 2640 के टारगेट के लिए इसको लेके जा सकते हैं। क्लोजिंग देखना जरूरी कि अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर की जो नई रेंज है वो यहाँ उसके बाद आते हुए ओपन होते हुए देखने मिलेगी। तो 2640 एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेवल देखने मिल सकता है। 2-3 स्टॉक्स लेकर आते हैं। सबसे पहले लेकर आइए बंधन बैंक, और बंधन का एक क्लासिकल बिहेवियर रहा है, हर बार ये स्टॉक इन्हीं लेवल से घूमता है, और इस बार फिर एक ज़बरदस्त पुल बैक यहाँ पर। SBI लाइफ इंट्राडे चार्ट देखिए अब इन सब स्टॉक्स के। SBI लाइफ इस समय डे हाई पर, GMR एयरपोर्ट्स एक डे हाई पर आता हुआ, और उसके अलावा कोलगेट ये एक और स्टॉक है जो इस समय डे हाई पर आ रहा है। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो मैंने अभी इसी समय स्पॉट किए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन इनमें बंधन सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग है। करीब 2-2.25% का मूव है यहाँ पर बंधन बैंक में। तो एक जरा इस पर भी समझ लेते हैं, इस पर भी एक कॉल ले लेते हैं। राजेश जी, इस पर कोई व्यू आपका बंधन बैंक पर? अनुज जी देखिए, मुझे लगता है बंधन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ 242 के ऊपर अगर ये टिकने में सक्षम हो, 240 242 मेरे हिसाब से ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सप्लाई पॉइंट था जो अभी सपोर्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलनी चाहिए, जहां पे रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो बहुत ही नजदीक वाला रेजिस्टेंस है जो करीबन इसका 100 DMA है, वो है 255 पे। सो 249 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 255 का पहला पड़ा होगा, वो निकले तो 260। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है प्रोबेबली यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आएगी,
तो उस लिहाज से अगर देखें तो लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाइए 200 244 के स्टॉप लॉस के साथ। 244 के स्टॉप लॉस के साथ एक तेजी की पोजीशन बंधन बैंक में आप ले चले। इनफैक्ट पावर ग्रिड का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत में ये था वैसे नेगेटिव टेरिटरी में, और इसमें आया है पूरा रिवर्सल। 209 के लेवल्स आ चुके हैं, 0.5% ऊपर, और हर टिक के साथ यहाँ पर दरअसल जो पिकअप है वो देखने को मिला है। इस पर विकास सालुंखे कोई राय है आपकी? 209 210 के करीब क्या खरीदना बनता है? जी हर्षदा जी, इसमें बाय कर सकते हैं। देखो, हमने नोटिस किया कि 204 बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। लास्ट 3-4 महीने का अगर ट्रेंड देखो तो 204 से वो वापस पुल बैक रैली देखने मिली ऊपर में। हालांकि 220 के लेवल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, जहाँ पे उसके तीनों भी लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो 220 के आसपास देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ से अगर एक पुल बैक रैली रहते हैं तो 220 का टारगेट यहाँ पे बन सकता है। नीचे में 204 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे काम करना चाहिए। ओके, तो ये पावर ग्रिड पर इस समय सलाह। एक काम करते हैं, हम 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलते हैं सस्ता ऑप्शन के लिए। शिल्पा जी बताइए। जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा दीपक नाइट्राइट पे, थोड़ा ऑन द पुट साइड, आई मीन ऑन द सेल साइड। तो मैं यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रहेगा 1900 एंड पुट, तो 37 पे अभी ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा रफली 20 एंड टारगेट्स 55 एंड 70 तक के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड, मंदी का ट्रेड है। 1900 का पुट फिलहाल आपको दिलवा रही है शिल्पा, 37 के आसपास है, और करीब करीब 55 तक के लेवल्स मिलते हुए दिखाई देंगे। ये वो पहला ट्रेड आया सस्ता ऑप्शन के रूप में, और ये मंदी का ट्रेड है। राजेश सातपुते, एफएनओ का सुपरस्टार। हर्षदा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा करंट जो है वो एमएनएम में है, लेकिन एस्कॉर्ट्स भी देखिए, मेरे हिसाब से एस्कॉर्ट्स भी सुबह से अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन किए हुए है। तो ये 2200 के ऊपर जैसे खुद को संभाल रहा है फ्यूचर में, मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होगा। इसका टारगेट बनेगा 2250 इनिशियली। अगर वो लेवल भी निकले तो फिर मुझे लगता है ये 2300 2310 तक भी जा सकता है। तो यहाँ से बड़ी रैली मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स में भी आएगी। तो इट्स अ बाय इन एस्कॉर्ट्स। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2185 का। राजेश सतपुते जी का ट्रेड हो गया एस्कॉर्ट्स में बाय का। अच्छा, अब आते हैं मानस जी के ट्रेड पे 4 का चमत्कार में। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, 4 के चमत्कार के लिए एसबीआई लाइफ पे आई थिंक एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि एसबीआई लाइफ के पैटर्न अगर आप देखिए तो एक बिल्कुल ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1300 1305 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, लेकिन पैटर्न को देख के लगता है कि इस बार ये रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाएगा और 1340 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो एसबीआई लाइफ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं 1284 1284 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। पहला टारगेट 1380 रुपए का आता है, और यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 1300 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 44 रुपीज के टारगेट सेट करिए। एसबीआई लाइफ वाकई इस वक्त डे हाई पर 27 रुपए की इसकी 1300 की कॉल है। याद रखिएगा, एसबीआई लाइफ अब अपने करियर की हाईएस्ट जो 40 रुपए की ट्रेजेक्ट्री है उसमें आके ट्रेड कर रहा है, हाईएस्ट। और ये मेरे ख्याल से पोस्ट 5 अक्टूबर की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है 2021 उसके बाद ट्रेड कर रहा है। पिछले लगभग 20-30 मिनटों से मैं देख रहा हूँ इसकी इस कॉल में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है। डी हाई पे अपेयर होती है सारी की सारी कॉल्स है। अब चलते हैं आज की फंडामेंटल कॉल पे। मिड कैप फंड है। संजीव जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? पिक रहेगा पीएसयू पैक से मॉयल इंडिया। यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है। पहले तो प्राइस हाइक इसके आ चुके हैं ऑलरेडी 7.5 to 15% अक्रॉस द ग्रिड, तो इसके लिए मार्जिन इंप्रूवमेंट वो लेके आएगा। इसके जो Q3 बिजनेस अपडेट आए हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमको लगता है 43% Q-on-Q इंप्रूवमेंट आएगा वॉल्यूम पे। Q4 यूजली इसका स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है, तो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी हट जाती है स्टील पे तो उसका भी रब यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन में अभी भी ये 3.5 2.5 EV to EBITDA ट्रेड करता है। 1000 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में कंपनी के लिए। और जो पीएसयू पैक का रैली है या मेटल पैक का एक रब इफेक्ट है या डिविडेंड प्ले बोल लें, 4 से 5% का डिविडेंड यील्ड है स्टॉक में, तो ये सब इंग्रेडिएंट है स्टॉक के लिए आउट परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 205। ओके, टारगेट प्राइस ऑफ कितना? 205। ओके, ठीक है 205। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए एक बार फिर रख लेते हैं और उसके बाद एक और गेस्ट को जोड़ेंगे। सबसे पहले शिल्पा राउत जी ने दीपक नाइट्राइट इसकी पुट सजेस्ट की है, 1900 की पुट, 38 रुपये 50 पैसे इस समय इसका भाव, 55 और 70 रुपये के टारगेट,
और 20 रुपये का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो ये आपके लिए पहली ट्रेड। राजेश जी ने एस्कॉर्ट्स कुबोटा का फ्यूचर्स बाय करने की आपको सजेशन दी है। स्टॉप लॉस 2185 और टारगेट इस समय करीब करीब 2250 और 2310, ये दो टारगेट्स आपके सामने। मानस से बात हुई उसके बाद SBI लाइफ पर उनका कॉल है, टारगेट 1380 का बाय कॉल है ये, 1284 का स्टॉप लॉस। और मॉइल संजीव जी की एक फंडामेंटल पिक जो लॉन्ग टर्म पिक है, 205 का टारगेट रखना है आपको यहाँ पर इस स्टॉक में। तो ये कुछ आपके लिए ट्रेड्स। चलिए काम करते हैं अब 2023 में बाजार के बिग पिक्चर समझाने के लिए हमारे साथ हैं रिनेसांस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरार का। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। पहली बार बात हो रही है आपसे इस साल में, तो बताइए क्या व्यू रख रहे हैं इस साल के लिए। डॉक्टर अनुज, आपको और आपके दर्शकों को सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ऐसा मानना है अनुज, ये साल लास्ट ईयर एक अच्छा साल था हमारे बाजार के लिए, बिकॉज वर्ल्ड वाइड हमने देखा कि इक्विटी मार्केट काफी गिरे हैं और हमारा बाजार काफी स्टेबल रहा नजरिए से। मुझे लगता है ये साल भी हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर्स को जो एक हम कहते हैं बॉटम्स अप या स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी एक अच्छे दौर से गुजर रही है। ग्लोबली रिसेशन के फियर्स हैं, पर हमारी इकोनॉमी उन सब चीजों का हमारी इकोनॉमी पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा और हमारी ग्रोथ जो है अंडरलाइन इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। इसके बावजूद एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि मार्केट्स के वैल्यूएशन जो है वो फेयरली प्राइस्ड है। मार्केट इंडेक्स लेवल कोई बहुत सस्ता नहीं है, फेयरली प्राइस्ड है। इसलिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को स्टॉक स्पेसिफिक रह के लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए और ये साल, आने वाला साल इक्विटीज के लिए अच्छा रहेगा। आने वाला साल अच्छा रहेगा। लास्ट का 15 मिनट बहुत अच्छे रहे मार्केट के लिए, एक ज़बरदस्त इस समय मूव आ रहा है इस समय। और फिर वही कोटक महिंद्रा बैंक उसने लीड किया है, एक्सिस बैंक, ये दो स्टॉक्स ने बैंक निफ्टी को ज़बरदस्त एक फिलिप दिया है। ये देखिए कोटक, और एक बार एक्सिस लेकर आइए। एक्सिस वापस इस समय ऑलमोस्ट डे हाई पर जा रहा है, ऑलमोस्ट गया नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट जा रहा है। और बैंक निफ्टी जो 200 पॉइंट ऊपर था जब हमने शो स्टार्ट किया था, अब 350 पॉइंट ऊपर है, तो करीब करीब 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में हर्षता ऐड हुए हैं। इनफैक्ट इस पर मेरा अगला सवाल था पंकज जी कि बैंकिंग ने लीड किया है पूरे साल 2022 में, 2023 में भी लीडरशिप क्या बैंक निफ्टी के पास ही रहेगी? मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा करेंगे, बिकॉज बैंक्स के परफॉर्मेंस जो है काफी स्ट्रांग है। एक प्री कोविड एक 2017-18 में हमारा बैंकिंग सेक्टर एक दौर से गुजरा था जब एनपीएस काफी थे। अब जो है वो एनपीए के बिल्कुल इशू नहीं है, इनकी बैलेंस शीट्स काफी हेल्दी हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो हम बोलते हैं वो भी काफी स्ट्रांग है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि काफी इकोनॉमी में अंडरलाइन काफी स्ट्रांग ग्रोथ है, जिसकी वजह से लोन ग्रोथ जो बोलते हैं बैंक्स की वो काफी स्ट्रांग है और इनके मार्जिन भी काफी स्ट्रांग है। सो ये आने वाले क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे अब कुछ ही हफ्तों में, तो बैंक्स के रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे। एंड मुझे लगता है ये आने वाले इनफैक्ट 2-3 साल तक जो एटलीस्ट लार्ज बैंक्स हैं इनके नतीजे काफी अच्छे आते रहेंगे, क्योंकि ये काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर का ये अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में चलता रहेगा, की आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। पंकज जी, टेक्नोलॉजी कंपनियों पर क्या ख्याल है, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में रिसेशन की बात की, स्पेशली अमेरिका लेड, और वो एक मेजर फैक्टर रहेगा भारतीय आईटी कंपनियों के फॉर्चून्स पर डिसाइड करने के लिए। लेकिन आज टीसीएस के नंबर से ठीक पहले, जहां पर सब लोग कई सारे नेगेटिव्स गिनकर चल रहे हैं, स्टॉक्स एक तरफा बहुत तगड़ी तेजी दिखा रहे हैं। ये जो एक्सूबरेंस है, ये क्या एक कॉशन के साथ पढ़ना चाहिए? और इस समय अगर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस है टेक्नोलॉजी की, तो क्या वाइंड डाउन करने की जरूरत है? आपकी अप्रोच क्या है टेक पर? हर्षदा, अगर आप देखें तो लास्ट 2022 के साल में टेक स्टॉक्स काफी डाउन हुए हैं, 20 से 30% डाउन है एटलीस्ट लार्ज कैप टेक स्टॉक्स। और उसका एक जो प्राइमरी कारण वो यही था कि क्योंकि ये ग्लोबल रिसेशन के फियर्स हैं और उसके चलते इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज की ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी, जो कि मुझे लग रहा है कि काफी संभव है। पर उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स करेक्ट होकर लार्ज कैप स्टॉक जो है अभी काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। आज जैसे कि अर्निंग सीजन, आज टीसीएस का रिजल्ट है शाम को, तो मुझे लगता है रिजल्ट्स थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे, पर ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है और सबको पता है। और अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल या उससे ज्यादा का व्यू ले, तो उनके लिए ये इस समय लार्ज कैप टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है 1 साल के व्यू से।
पंकज जी, यहाँ पर ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी कि भारी भरकम पोजीशन भारतीय रिटेल निवेशक ले लेगा और दूसरी तरफ एफआईआईज की तरफ से हमने देखा है यही टेक मेजर्स डंप किए जा रहे हैं, तो हम छोटा निवेशक फंस ना जाए उसका कोई डर है क्या? वो जो ग्लोबली टेक कंपनीज और हमारी जो आईटी कंपनीज है ये काफी अलग है, बिकॉज हमारी आईटी कंपनीज जो है आईटी सर्विसेज में है, तो इनके बिजनेसेस काफी अलग हैं, तो इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। और मेरा स्मॉल इन्वेस्टर से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखिए, एटलीस्ट 1 साल का व्यू रखिए। टेक स्टॉक में यहाँ से लार्ज कैप टेक स्टॉक में इन्वेस्ट करना मतलब एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है एंड रिसेशन के बावजूद भी इंडियन कंपनीज की ग्रोथ जारी रहेगी। वो ग्रोथ रेट शायद जो कोविड के समय थी उससे थोड़ी सी पेस ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी, पर इनकी ग्रोथ जारी रहेगी, तो उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में कोई डाउट नहीं है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हो सकती है रिजल्ट्स के अराउंड, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेके इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह। ओके, अच्छा, एक सेक्टर जो इस समय फ्लेवर में है वो है मेटल्स, और काफ़ी लोग यहाँ पर बेट लगा रहे हैं, खासतौर से चाइना रीओपनिंग हुई है। हमेशा एक हाई बीटा सेक्टर रहा है और हमेशा इसमें एग्जिट ज़्यादा ज़रूरी होता है एंट्री से, लेकिन यहाँ पर कोई व्यू आपका इस समय क्या कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग बनाई जा सकती है ये, या फिर अभी अवॉइड करेंगे? जैसा कि आपने कहा अनुज, एक चीज हमें पहले ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा कि ये हाई बीटा सेक्टर है, तो इनके इस सेक्टर में स्टॉक प्राइस का मूवमेंट काफी ज्यादा होता है दोनों डायरेक्शन में, अप या डाउन में। एक ये चाइनीज इकोनॉमी खुल रही है, फिलहाल वहां पे काफी जोर से कोविड फैल रहा है, पर होपफुली शायद वहां पे भी हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन लेवल होके शायद इकोनॉमी पूरी तरह से मार्च अप्रैल तक खुल जानी चाहिए, और उसकी एक्सपेक्टेशन में ग्लोबली जो है मेटल प्राइसेस थोड़े फर्म अप हुए हैं। तो लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यस, मुझे लगता है कि मेटल्स कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज जो इंडियन मेटल कंपनीज है इनमें ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, स्पेशली ये कंपनी न्यू कैपेसिटीज में ऐड कर रही है, तो उनकी वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। पर हैविंग सेड दैट, शॉर्ट टर्म में इनमें काफी अच्छा बाउंस आ चुका है, तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये सब स्टॉक्स 20 to 25% उछाल ले चुके हैं अपने लोज से पिछले 3 महीने में, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म व्यू इनमें अवॉइड करना चाहिए, या इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के पास है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है इन नामों में। ओके, तो थोड़ा बहुत शायद आप सावधान रहे और मुनाफा वसूली पर भी ध्यान दिया जाए, स्पेशली एक तरफा इस तेजी को पढ़कर। पंकज जी, अब रिजल्ट सीजन तो एक चीज है जिसमें हम एंटर कर रहे हैं, लेकिन अब हम प्री बजट मूव्स पर भी फोकस करने लगेंगे। कोई ऐसे सेक्टर्स या फिर क्षेत्र, मिसाल के तौर पर सरकारी कंपनियां अहेड ऑफ द बजट, चाहे वो कोर पीएसयू कंपनियां हो या फिर रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हो, डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हो, वहां पर क्या एक्सपोजर आप रखेंगे इन द होप कि कुछ एलोकेशन अच्छा खासा बढ़ेगा कैपेक्स में, स्पेशली ऑन द रेलवे साइड? बिल्कुल हर्षदा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो बजट का एक जो थ्रस्ट या मेन फोकस रहेगा, जो कि पिछले 6-7 सालों से रहा है, वो है इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को और स्ट्रांग बनाना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट को एनहांस करना। और उसके चलते गवर्नमेंट ने हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे या इन्वेस्टमेंट पे काफी फोकस दिया है हर बजट में, अगर आप देखें, और मुझे लगता है वो सिलसिला इस बजट में भी जारी रहेगा। और रेलवे एक बहुत बड़ा एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी बड़े बड़े प्लान्स अनाउंस कर रखे हैं रेलवेज के लिए। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था, 3 हफ्ते पहले रेलवे ने एक सिंगल ऑर्डर दिया था सीमेंस कंपनी को 10 साल के लिए 28,000 करोड़ का, जो कि रेलवे का एक सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर है किसी भी एक सिंगल कंपनियों के लिए। हमें लगता है रेलवे का केपेक्स इतनी जोर से बढ़ने वाला है कि ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्डर्स आने वाले हैं, और रेलवे के इन्वेस्टमेंट या केपेक्स से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं उनको काफी उससे फायदा होगा। उसके अलावा भी मुझे लगता है पीएसयू में एक थोड़ा सा एक दौर ऑफ री रेटिंग चल रहा है। लास्ट 1-1.5 साल से हमने देखा पीएसयू बैंक्स में काफी री रेटिंग हुई है पिछले 6 महीने से। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा, और होपफुली शायद जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है, होपफुली ये साल में अप्रैल मई तक होपफुली शायद आईडीबीआई बैंक का डाइवेस्टमेंट हो जाएगा, तो ये पीएसयू बैंक्स के लिए बहुत बड़ा री रेटिंग का ट्रिगर बन सकता है मेरे हिसाब से। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए, एंड विश यू अ ग्रेट 2023। आपसे फिर जल्द ही बातचीत होगी। मार्केट पर आएंगे, 18,058 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो पुल बैक देखने को मिला। ऐसे लगा था कि मार्केट थोड़ा सा फिसलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन डायरेक्टर साहब कह रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फटाफट लौटेंगे और इसी मार्केट का जो मूव आया है आखिरी आधे घंटे के लिए क्या आपकी रणनीति हो, किन लेवल्स पर ध्यान दिया जाए, डिटेल में होगी चर्चा।
हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और अब 200 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी 50 दिखाई देगा 18,060 के लेवल्स। हालांकि आज 18,141 का लेवल ऊपरी तरफ दिखाया था, लेकिन एक बार जो बीच में स्लाइड देखने को मिला इस कार्यक्रम की शुरुआत के आसपास, वहां से रिट्रेस कर रहा है मार्केट, चाल को मजबूत करता हुआ। और मिड कैप्स जो हम देख रहे थे अनुज, सिर्फ 150 पॉइंट ही रह गए थे, वहां पर भी एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है। हाँ, और ये देखिए बैंक निफ्टी का जो मूव है, मैं हमेशा देखता हूँ कि लीडर क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी ने जो लास्ट के 15 मिनट में जो 150 पॉइंट के करीब ऐड किए हैं हर्षदा, अगर अब हम यहाँ बंद हो गए तो ये मैं कहूँगा कि क्लोज बहुत अच्छी है। अगर यहाँ बंद हो गया 18,050 के ऊपर निफ्टी पर और 42,550 के ऊपर बैंक निफ्टी पर, यहाँ पर अगर क्लोज 15 मिनट पहले वाली क्लोज में कहता है कि थोड़ा मार्केट थोड़ा डाइसी है, हाँ। लेकिन ये जो लास्ट के 15 मिनट में मूव आया है, अब अगर ये सस्टेन हो गया और हम यहाँ पर बंद हो गए, देखिए और लग रहा है कि अब तो और ऐड कर रहा है बैंक निफ्टी पर 42,600 की भी तैयारी हो रही है। तो लास्ट के आधे घंटे में जो वीवैप रिलेटेड मूव आएगा वो देखते हैं। और कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, यहाँ क्लोज हो गए तो बहुत पॉजिटिव है। और अगर निफ्टी बाई चांस डे हाई की तरफ चला गया फिर तो खैर बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज मानी जाएगी। लेकिन हाँ, ये सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आ रही है मार्केट में, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा, पुट कॉल रेशियो 0.75 से हमने स्टार्ट किया था निफ्टी का, अब हम करीब 0.93 पर आ गए, तो इसमें भी स्कोप है करीब 1 तक जाने का। क्लोज अच्छी है प्रोवाइडेड हम यहाँ पर बंद हो गए तो। चलिए देखते हैं, होपफुली और फिंगर्स क्रॉस्ड 18,100 के आसपास आ गई गाड़ी तो और भी हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिलहाल 42,600 की तरफ निफ्टी बैंक अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 42,716 आपको याद होगा आज का डे हाई था, 42,600 आ चुका है। चले तो मोमेंटम अच्छा खासा बनता हुआ। और एक्सिस जो आपने मेंशन किया था अनुज, एग्जैक्टली 20 मिनट पहले वही इस समय का चमकता सितारा निफ्टी बैंक में करीब 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ यह दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स इंडसइंड एक्सिस के साथ साथ वो भी चला है और आपके आईसीआईसीआई बैंक पर भी एक बार नजर डाल ली जाए क्योंकि अब 0.5% ऊपर आया है। तो इन स्टॉक्स का योगदान रहा है। गाबा साहब, एक्सिस बैंक यहाँ पर क्या आपकी सलाह होगी? एक्सिस से मुझे वो सचिदानंद की बात याद आ रही है, स्टार वाली, जो पूछ वाली शूटिंग स्टार। बताइए, तेजी करेंगे आप? बिल्कुल करना चाहिए एक्सिस बैंक। उसका रीजन ये है कि मुझे लगता है जो करेक्शन था 3 दिन का वो खत्म हुआ और आज का मूव बढ़िया है। लास्ट 1 आवर में लगता है कि सस्टेन हुआ है। ट्रेड कर रहे हैं 958 के आसपास एक्सिस बैंक। 952 का या 950 का स्टॉप लगा चले तो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स 975 के, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में। यस, एक्सिस बैंक लेने लायक है। एक्सिस बैंक अगर आप देखें ग्रैब करना चाहिए, आपकी स्क्रीन पे रिहाई पे है। प्रकाश सर, आपकी 2 बजे की जो कॉल थी अप्रॉक्सीमेटली वो स्क्रीन पे गई थी 2:01 के आसपास 151 पे, 151.55 पे। अगर आप देखें फ्यूचर्स में, नहीं स्पॉट में, आपका अशोक लेलैंड ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव यहाँ पर भी है। और कुछ चीज़ें जो शूट अप कर रही हैं क्लोजिंग के आसपास और इस अपस्विंग में कंट्रीब्यूट करें। लेट्स ब्रिंग यूपीएल इन केमिकल बास्केट। पिछले कुछ समय से इसका ओआई एडिशन स्ट्रांग हो रहा है। यस, क्या है खासियत इसमें? इसमें अगर आप देखें पिछले 8-9 सेशन की अगर आप देखें अपनी रेंज को बाइसेक्ट किया है। एक बार इसका जरा ओआई एडिशन लेके आइए आप अपनी स्क्रीन पे। राजेश सतपुते जी जरा यूपीएल को देखेंगे। 20 डे में स्ट्राइक करता हुआ एग्जैक्टली वहीं पे पैरेलली अलाइंड है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, लेकिन 23 दिसंबर से लेके पूरी की पूरी जो रेंज थी उसको बाइसेक्ट किया है इसने अभी और 750 का कॉल ऑप्शन डे हाई पर। राजेश सतपुते जी। वीरेंद्र जी देखिए, मेरे हिसाब से यूपीएल में जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है, ये मोमेंटम अपथर्स देगा। हालांकि सामने रेजिस्टेंस है 740-742 के आसपास, जो इसका पहला आप कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पहला टारगेट होगा। तो अगर छोटे ट्रेडिंग के हिसाब से देखना है तो यस 740-742 इसका टारगेट लेके काम करे, स्टॉप लॉस मेंटेन करे आप करीबन 730 का। लेकिन मुझे लगता है मोटा मोटी ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखे इवेंचुअली इस लेवल को निकालेगा और ये जो नेक्स्ट टारगेट अनफोल्ड करेगा दैट विल बी 760। तो यहाँ पे जो डिप मिला है, जो करेक्शन मिला है, उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग यूपीएल में ड्यू है। तो आपको स्टॉप लॉस जो है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉप लॉस है वो 730 का ही रखना है।
ओके, तो ये यूपीएल के ट्रेड की बात हुई, लेकिन अब डीलिंग रूम में क्या चल रहा है उसका जायजा ले लेते हैं। वैसे 4 पॉइंट और हम 18,100 पर बैठेंगे। निफ्टी में 18,099 के लेवल्स, एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है, तो तेजी की पोजीशंस जोड़ी गई है क्या डीलिंग रूम में भी? बिल्कुल हर्षदा, और देखिए चाहे वो टीसीएस, इन्फोसिस जैसे हैवी वेट्स हो इंडेक्स के लिए या रिलायंस हो, आज ऑल सिलेंडर्स फायरिंग दिख रहा है। इनफैक्ट ये रैली मच अवेटेड थी क्योंकि पिछला हफ्ता काफ़ी सेंटिमेंटली वीक था और कम वॉल्यूम्स वाला था। आज थोड़ा बहुत वॉल्यूम्स में भी पिकअप दिख रहा है। दो स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के फोकस में है, सबसे पहले अशोक लेलैंड, यहाँ ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4% का इजाफा हुआ है। डीलर्स अपने क्लाइंट्स को यहाँ बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं। शायद उनको लगता है कि 155 से लेके 158 तक के लेवल्स 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलने चाहिए। और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी थोड़े बहुत ऑटो शेयर्स में खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। और फार्मा में जाइडस लाइफ और डीलिंग रूम्स की पसंदगी हो रही है। आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आया था, लेकिन इन जनरल यहाँ एफआईएस की बाइंग तगड़ी है, ऐसा उनका मानना है। ओपन इंटरेस्ट में 3% का एडिशन, और पोजिशनली उनको लगता है कि जाइडस में शायद 470 से लेकर 480 तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। तो दोनों ही अशोक लेलैंड और जाइडस यानी A to Z ये खरीदारी की जो उनकी है एडवाइस अपने क्लाइंट्स को जा रही है। और A to Z मार्केट में भी रौनक लौटती हुई दिखाई दी है। इसे कहते हैं इत्तेफाक। इट्स जस्ट बाय चांस कि A to Z, अशोक लेलैंड और जाइडस लाइफ, ये है आपके लिए वो स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम। अशोक लेलैंड 151 पर, गावा साहब ने 155 का टारगेट दिया था। आई एम श्योर वो ट्रेड कैरी करने के पक्ष में, इसका जिक्र वीरू भी कर रहे थे। राजेश सातपुते, जाइडस लाइफ पर कोई ओपिनियन चार्टिकली? अर्शदा जी, मुझे जाइडस पे हमारा भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट इसमें बहुत बार हमने बाय दिया है, लेकिन तब वो हिलता नहीं था और जब अभी हम लोगों ने छोड़ दिया, उसके बाद ये चलने लगा है। तो देखिए, इवेंचुअली इसका जो टारगेट बनेगा वो जैसे पहले भी कहा था 455 460 ये इसका पहला पड़ाव रहेगा। तो जिन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशन रखी है उनके लिए तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप इसमें बने रहे। अगर नया लॉन्ग रखना है तो 440 का स्टॉप लॉस रखे, और जैसे मैंने कहा 455 4 प्लस के टारगेट लेके जाइडस में काम हो सकता है। अभी भी स्ट्रेंथ है, कहीं भी वीकनेस नहीं है, हर डिप पे बाइंग हो रही है। तो अच्छे तगड़ी तेजी यहाँ पर क्लियरली डीलिंग रूम में एक्शन, और यहाँ पर राजेश सातपुते काफी समय से कह रहे हैं कि स्टॉक चलेगा, चल रहा है। 455 का इनका टारगेट है। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग 4.5% ऊपर, तेजी की पोजीशंस यहाँ पर अच्छी खासी जुड़ी हैं। ये बताइए शिल्पा, क्या ये ट्रेड आप तेजी की तरफ रखेंगे? 91 के आसपास डे हाई पर है वैसे। जी डेफिनेटली, एक्चुअली सुबह से ही मेरे रेडार में भी है। एक्चुअली इसका अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इन फ्यूचर्स अराउंड 92, तो वंस अबव 92 तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फॉर टारगेट्स ऑफ 98। अदरवाइज आप इसमें अभी भी ट्रेड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड मिले एक ऑप्शन में, वी कैन टेक 93 का कॉल ऑप्शन जो ₹2.25 के अराउंड अभी चल रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ₹1 का लगाना है। आपको टारगेट्स यहाँ पे इजिली 4+ ही देखने को मिलेंगे। ओके, L&T फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे। खैर, अब एक काम करते हैं, अब कल की जो तैयारी है वो शुरू करते हैं। कमाई का अड्डा में ये समय अब BTST STBT ट्रेड्स को कलेक्ट करने का। एक बार जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइए। यहाँ से अगर आप देखें इस मतलब सेशन में अब कल की तैयारी करेंगे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स लगभग 67 अंकों पर। अब हम क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव लेके जा रहे हैं? पॉजिटिव लेके जा रहे हैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स। शुक्रवार के डाउ के बहुत स्ट्रॉन्ग पुलबैक के बाद एक डाउ फ्यूचर्स, दूसरा निफ्टी का 18 और 18,100 के पुट राइटर का कन्विक्शन लेकर, और तीसरी चीज़ बैंक निफ्टी का 42,000 और 42,500 के पुट राइटर का कन्विक्शन लेके, चौथी चीज़ रिलायंस का अबव ऑल मूविंग एवरेजेस क्लोज होना, मतलब 2597 पे याद रखिएगा। इसने धराशायी कर दिया आज 2600 के कॉल राइटर को। डायरेक्टर साहब प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइएगा 2600 की कॉल। लास्ट टाइम में मैंने आपको कहा था कि प्लीज़ इसको रखिएगा। इसने लगभग 1.25 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट किया। फर्स्ट ट्रेड जो हमने डिस्कस किया था, क्लोज नॉट एग्जैक्टली क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और 2600 का कॉल राइटर को देखिए। यहाँ पर अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 34 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। ये कॉल राइटर के जोन के ऊपर ये ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है। और पांचवी चीज़, IT का आज का 811 अंकों का पुल बैक, करीब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप निफ्टी IT पे स्ट्राइक करके जा रहे हैं। तो लगभग 5 चीज़ें अगर आप देखें तो आज आप लेके जा रहे हैं अपने साथ। मानस, ये 5 चीज़ें आपने सुनी, आपकी कल की कॉल क्या रहेगी? आई मीन क्या कन्विक्शन के साथ कैरी करेंगे, और सेल बाय और क्या कॉल है आपकी?
देखिए रिलायंस को लेके जाएंगे। रिलायंस में टेक्निकली अगर आप देखिए तो आज स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस ब्रीच किया है 2565 के आसपास, अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले और टेक्निकली ये एक हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है। तो मेरा समझना है कि ये रैली जो आज हमने देखी है वो कल भी कंटिन्यू रहनी चाहिए और 2635 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए रिलायंस को लेके जाएंगे, 2570 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 2635 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, रिलायंस की क्लोजिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन याद रखिएगा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मात्र मैं इसको डेटा के आधार पर चेस कर रहा था। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, चाहे वो मेरे शब्द हों, चाहे वो मानस जी की कॉल हो, किसी भी आई थिंक इन्वेस्टमेंट व्यू के लिए, ट्रेड व्यू के लिए, पर्टेनिंग फ्यूचर्स और आई थिंक ऑप्शंस, एक निजी राय को ज़रूर सम्मिलित करें। मैं इसको सिर्फ अगर आप देखें इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहा था। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। प्रकाश प्रकाश सर, आपका ट्रेड क्या रहेगा? ओह सॉरी, एस्कॉर्ट्स अच्छा लगता है मुझे, 2210 पे ट्रेड कर रहा है, बढ़िया है, बहुत कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट मिला, अब मुझे लगता है ये करीब 2250 की तरफ जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, स्टॉप होगा 2180। माय अपॉलॉजी। प्रॉब्लम सर, 2% ऊपर ये स्टॉक अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा है। एस्कॉर्ट्स वैसे एक सुपरस्टार ट्रेड के तौर पर राजेश सातपुते ने भी दिया था 2310 के टारगेट के लिए, वहां से 100 पॉइंट अभी भी, ये थोड़ा सा लॉन्गर टर्म टारगेट था, लेकिन हाँ आज एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। राजेश जी, आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? BTST में क्या लेंगे? हर्षदा जी, वैसे तो बहुत सारे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा कुछ अलग सोचना है, तो मैं वही देख रहा था कि चार्टिकली कुछ कहाँ पे ब्रेकआउट आया और कहाँ पे वो ब्रेकआउट के बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। मेरी नजर है कैनफिन होम फाइनेंस पे। इसका चार्ट देखिए, ये फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, दो फॉर्मेशन यहाँ पे दिखते हैं, एक तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, सेकंड इज अ फ्लैग फॉर्मेशन। रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बैठता है, आपको सिर्फ ₹5 का रिस्क लेके जाना है। 555 फ्यूचर पे ट्रेड हो रहा है, 550 का स्टॉप लॉस रखे और 570 का BTST का टारगेट लेके काम करे। तो इट्स अ बाय इन कैनफिन होम फाइनेंस। 570 का BTST टारगेट लेकर चले, 555 के आसपास कर रहा है कारोबार। शिल्पा बताइए, BTST या STBT? नहीं, BTST, और अभी एक्चुअली मेरा ध्यान टाटा कम्युनिकेशंस पे है। टाटा कम्युनिकेशन फ्यूचर्स में ट्रेड करा 1355 के जोन्स पे। आप यहाँ पे इसको 1340 के स्टॉप लॉस से भी लॉन्ग कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1380 टू 1400, या अभी हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी इसको BTST में ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड दिया है, 1400 कॉल ऑप्शन हमने 18 रुपीज में दिया हुआ है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशंस में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बन रही है, तो हमारे जानकारों ने दरअसल तेजी वाले ही ट्रेड्स पकड़े हैं। अच्छा, एक दो सौदे आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो UPL, जिसका जिक्र वीरू कर रहे थे, 2.5% ऊपर आ गया, आधे % के गेंस पिछले 5-10 मिनटों में। HUL भी इसी तरह करीब अब 1.9% की तेजी दिखा रहा है, यहाँ पर भी एक मूव आने लगा है। वो स्पाइक देखिए, माइनस स्पाइक के मद्देनजर 2621 पर ये स्टॉक ₹5 दूर है अपने डे हाई से। आज खरीद के जाएंगे क्या? बिल्कुल लेके जाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2 दिन पहले अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। कल जो लास्ट सेशन था उसमें 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन आज स्टॉक ने अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, उसके ऊपर निकला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 2665 के रहेंगे। तो 2665 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 2594 के नीचे रहेंगे। ओके, HUL आपकी स्क्रीन पे और 2623 पे जरा एक बार जरा HUL की इस आई थिंक जो मैं 5 फैक्टर्स गिनवा रहा था जो कि बाजार के हक में है आज, और वो है कि HUL भी आप देखें एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहा है अब ऑल मूविंग एवरेजेस, और अच्छा अगर आप देखें जिसने पुल बैक दिया, और अमूमन हम देखते हैं इसकी ना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जब इसका बेस बनता है ये ओवरशूट बहुत स्ट्रांग होता है। एग्जैक्टली यही हुआ था 30 नवंबर की कैंडल में, ऑन आई थिंक 30 नवंबर की कैंडल, जिस दिन मार्केट अपना ऑल टाइम हाई छुआ था, और एग्जैक्टली आज की कैंडल में भी यही हुआ, एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ आपका HUL। संजीव वोरा जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? मतलब नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम ए शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्ट, अच्छा आई थिंक वो है नहीं, लेकिन हम एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ते हुए अब एक बार जरा प्लीज़ निफ्टी के कंपोनेंट्स को लेके आइएगा। 18105 और टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। डे हाई की डायरेक्टरी में UPL डे हाई पर आ गया। बस एक फैक्टर
जो शायद थोड़ा सा गलत था या फिर नेगेटिव था वो ये कि आज हम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार नहीं कर पाए, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल हम वो पार कर जाएं। 20 डे में निफ्टी का प्लेस्ड है एग्जैक्टली 18164 पर, और इंट्राडे हाई जो आज का रहा वो था 18141, दैट वाज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, याद रखिएगा आज इसने छलांग अच्छी लगाई, बस जो अटक गया तो ये करीब करीब 42,700 के कॉल राइटर के जोन के आसपास। एक स्टॉक और लेके आइए जो मेरे स्क्रीन पे जिसके कॉल ऑप्शंस बहुत देर से अगर आप देखें एक वाइल्ड स्विंग दे रहे हैं। लेट्स ब्रिंग वेदांता। यस, वेदांता। राजेश सतपुते जी जो चार्ट देखिएगा 15 सितंबर से लेके अब तक की जो हाईएस्ट क्लस्टर था जिसमें एक काफ़ी सारी वाइल्ड हायर शेडोज परसिस्ट कर रही हैं, उनको बाइसेक्ट करता हुआ एक स्विंग अच्छा मिला है। 320 की कॉल एट डे हाई, आपका व्यू? मुझे लगता है वीरेंद्र जी देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था करीबन 315 और 316 के आसपास, और इसी सपोर्ट से ये पलटा है। तो मेरे हिसाब से ये अपना जो रिसेंट हाई था करीबन 325, इसको ये चैलेंज करेगा। तो डेफिनेटली वेदांता एक बाय साइड का ट्रेड रहेगा। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बनेगा वो करीबन 312 का बनेगा, तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस और फर्स्ट टारगेट करीबन 6 रुपए का बन रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा कीनली देखा। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि वीरेंद्र जी क्योंकि वीकली चार्ट जो है ये टारगेट दिखाता है कम से कम 335 से 340 पोजिशनली, तो मुझे लगता है वेदांता इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट, तो इट्स अ बाय फॉर मी। वेदांता अगर आप देखें एक बड़े अच्छे ब्रेकआउट के अगर आप देखें कगार पे है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको इस क्लोजिंग के साथ साथ जो हमारा सेटअप है फॉर टुमारो, आई मीन ट्यूसडे मॉर्निंग क्या है। आई मीन देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स को तो शायद इंक्लूड नहीं कर सकते, बट हम खुद के फैक्टर्स को, खुद की ब्रेथ को, खुद के अगर आप देखें इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स के बिहेवियर को तो कैरी कर ही सकते हैं। लेट्स टेक मार्केट ब्रेथ। इस रिवर्सल डे के दिन जब करीब करीब 251 पॉइंट निफ्टी ऊपर था और बैंक निफ्टी करीब करीब 430 पॉइंट ऊपर था। सुबह ये ब्रेथ आई थिंक थोड़ी सी अच्छी थी, लेकिन अगर आप इस वक्त की ब्रेथ के स्टेट्स को देखें, डायरेक्टर साहब लेके आएंगे स्क्रीन पे प्लीज एक बार जरा। इन डेरिवेटिव्स 104 लॉन्ग्स, दैट्स गुड। और अगर आप इसमें फिगर को इंक्लूड करते हैं शॉर्ट कवरिंग की, तो ये डिजिट चली जाती है कम से कम 156, दैट्स गुड। यानी करीब मोटा मोटी मान लें 156, और यहाँ पे 34 35 लगभग 180, यानी करीब 38 36 लगभग आप समझ लीजिएगा कि 80% मार्केट में आज 80 to 78% मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। और उसका भी अगर आप देखें एक बड़ा कंपोनेंट था आपका लॉन्ग बिल्डअप, L&T फाइनेंस, M&M, सुपर स्विंग, HCL टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान कॉपर। अब इस लॉन्ग के अगर आप देखें तो ताने बाने में NBFCs भी है, ऑटो भी है, IT भी है, मेटल्स भी है, दैट्स गुड। शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी? अगेन IT और IT में आज याद रखिएगा लार्ज कैप IT में HCL टेक्नोलॉजीज में, इन्फोसिस में और TCS में लॉन्ग था, और मिड कैप IT में मोर और लेस आज हमने शॉर्ट कवरिंग देखी। और जब आप शॉर्ट के आंकड़े को देखें, आई शॉर्ट देखते हैं कहाँ पर था। शॉर्ट बिल्डअप था वोडाफोन आइडिया में, टाइटन में, पोस्ट आई थिंक क्वार्टरली अपडेट। ट्रेंड पहले से वीक काफ़ी है, HPCL, सिटी यूनियन बैंक। अपोलो टायर्स की बहुत अनइवन अगर आप देखें जर्नी रही है पिछले 2 हफ्ते से, एक दिन ऑल टाइम हाई, एक दिन सिंक होता हुआ। बाकी अगर आप देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ी बहुत विजिबल इंट्राडे में हिंडाल्को में थी, जी में थी, अशोक लेन में थी, और नहीं अशोक लेन का आंकड़ा मेरे ख्याल से गलत होगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। बट येस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ग्रेट क्लोज, अच्छे क्लोज की तरफ। बस पेंडिंग जो है वो है करीब आपका 20 डे में, जो करीब यहाँ से 50 डे मतलब 50 पॉइंट ऊपर प्लेस्ड है। हर्षदा जी हाँ वीरू, एक अच्छा इंटरेस्टिंग सेटअप सामने उभर कर आ रहा है, और साथ ही विदेशी बाजारों से एक संकेत तो हम पढ़ ही सकते हैं, और वो है जो फ्यूचर्स का डेटा हमारे सामने पेश है। तो डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है कि वहां पर करीब 70 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार होगा। याद रखिएगा जो फ्राइडे का सत्र था, दमदार सत्र था, करीब 700 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा डाउ ने दिखाया था, और अब 74 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ। नैस्डैक में पिछले सत्र में 264 अंकों का इजाफा था, आज 60 पॉइंट ऊपर खुल सकता है नैस्डैक का, ये फिलहाल इशारा है। तो एक मजबूत शुरुआत देखने को मिलेगी अमेरिकी बाजारों में, ये फिलहाल इशारा है। अच्छा, एक ट्रेड और स्क्रीन पर रखिएगा, वो है GNFC का, और GNFC में दरअसल पोजीशंस इतनी खासी बन गई है कि शायद ये फिसल सकता है बैन में। 110% तक का यहाँ पर लिमिट क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि GNFC कल के दिन जब आप लौट के आए बैन में आपको दिखाई दे।
एक दो और काउंटर्स और ये कैश मार्केट के ट्रेड्स आपके सामने अब पेश करते हैं। एक तो डिलीवरी देखिएगा, अचानक इसमें तेजी बनती दिखाई दी है। डिलीवरी का स्टॉक अब लगभग 2% ऊपर आ चुका है 326 के लेवल्स पर। हमने काफ़ी चर्चा की थी सुबह में पेटीएम के शेयर पर 2% ऊपर ये भी क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है। जोमेटो भी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में 1.5% ऊपर। ये डिलीवरी पर कोई व्यू बन रहा है क्या राजेश सातपुते आपका? एक अच्छा स्पाइक आखिरी 10-15 मिनटों में। अच्छा जी देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल सही करें कि 15 मिनट्स चार्ट और इवन आप अर्ली चार्ट भी देखें तो यहाँ पे स्पाइक तो बना है। इसका जो पहला टारगेट होगा प्योरली स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 340 का इसका पहला एक बेस बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। अगर वो लेवल निकले तो 360। ओवरऑल मुझे लगता है यहाँ पे काउंटर का थोड़ा सेटअप बन रहा है, तो अगर आपको बेट लेना है तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, वो रहेगा 315 का। 315 का स्टॉप लॉस लगाकर ये ट्रेड लिया जाए। अच्छा, बाय द वे फिनो पेमेंट बैंक भी स्क्रीन पर आना चाहिए क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा मूव है। पेटीएम 2% ऊपर आपको दिखाई देगा, लेकिन फिनो देखेंगे तो वो 8% भाग चुका है और यहाँ पर 5% का मूव दरअसल लास्ट 20 मिनट्स के ट्रेड में ही नजर आया है। मानस, कोई राय फिनो पेमेंट बैंक पर? फिनो पेमेंट बैंक ने तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है और मेरे ख्याल से ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अब स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर दिया है। आई थिंक ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी कम से कम 300 रुपए के आसपास तक, और अगर अभी तक भी खरीदारी नहीं की है तो करंट लेवल से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखना है तो 260 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 300 रुपए के टारगेट सेट करिए। ये देखिए फिनो में बड़ा मूव आता हुआ। एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तीन स्टॉक्स रादर। एक है यूपीएल 2% से ज़्यादा की बढ़त पर, दूसरा है रिलायंस 2.5% ऊपर 2600 के आसपास आरआईएल का ट्रेड क्लोज होता हुआ दिखाई देगा, और तीसरा है एचयूएल। इन तीनों स्टॉक्स का जिक्र दरअसल हमने आधे घंटे पहले किया था और बहुत तगड़ा मोमेंटम इनमें देखने को मिला है। शिल्पा, तीनों में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट ट्रेड क्या साबित हो सकता है कल के लिए? यूपीएल, एचयूएल और आरआईएल। एक्चुअली हर्षिता जी, मुझे एचयूएल बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज एचयूएल में अगर आप देखेंगे 2610 2600 जोन्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको लाइकली टारगेट्स 2680 2700 के अराउंड में देखने को मिलेंगे। बट लाइकवाइज रिलायंस ऑल्सो मैं एक्चुअली बहुत टाइम से इसको रेकमेंड कर रही हूँ। मेरे हिसाब से एक पोजिशनल ट्रेड रिलायंस में बनता है फॉर वेरी हायर टारगेट्स ऑफ 3000 प्लस विद स्टॉप लॉस ऑफ 2460। तो दोनों में मेरे लिए बाय है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म या फिर जस्ट अ कपल ऑफ सेशंस प्ले करना है तो मेरे हिसाब से एचयूएल में बहुत अच्छा सेटअप है। एचयूएल में आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप, वाकई आप देखें एचयूएल में स्ट्रॉन्ग सेटअप है। रिलायंस का सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट अगेन देखिएगा सिर्फ मैं डेटा के आधार पे बोल रहा हूँ, नो बाय व्यू, सिर्फ डेटा के आधार पे। ह्यूज वायलेशन 2600 का कॉल राइट अगर आप देखें बैकफुट पे। और एफएमसीजी बास्केट में ही देखें तो एक स्टॉक और जो कि इस वक्त डे हाई पे अपीयर हो रहा है वो है कोलगेट। क्या डेली चार्ट्स पे अगर आप देखें कुछ इंप्रेसिव है 1536, नो नॉट एग्जैक्टली इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आज इसने स्ट्राइक किया है बट पार नहीं हुआ है। कल मॉर्निंग में अगर कुछ अच्छा करेगा तो बात करेंगे। अच्छा, केमिकल स्पेस में टाटा केमिकल की यूपीएल की बात हुई थी, लेट्स ब्रिंग टाटा केमिकल 958। कल मॉर्निंग में टाटा केमिकल पे नज़र रखिएगा। एक तो देखिए केमिकल स्पेस में थोड़ी बहुत से लौटी है, यूपीएल ने अच्छा मूव दिया है। यूपीएल ने अपने लगभग 23 सितंबर से लेकर अब तक की पूरी चैनल को बाइसेक्ट किया है। एंड जो टाटा केमिकल है उसमें क्या हो रहा है, 4 नवंबर के बाद पहली बार, इनफैक्ट पहली नहीं मेरे ख्याल से तीसरी बार ये अटैम्प्ट कर रहा है 20 डे में। इससे जो दो लास्ट टाइम जो अटैम्प्ट हुआ था वो हुआ था 5 दिसंबर को और एक हुआ था करीब करीब 9 दिसंबर को, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाया था, वो फेल हो गया था, वो कोलैप्स हो गया था। उसके बाद इसने अगर आप देखें अपने 200 डेमा को भी छुआ और ये जाके छू के आया अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और वहाँ से इसने पुल बैक लिया। और आज डेली चार्ट्स पर आप देखें, बीच में याद रखिएगा मैंने टिप्पणी वीकली चार्ट की गई थी, नॉट एग्जैक्टली डेली चार्ट्स। आज ये 20 डेमा को स्ट्राइक करता हुआ, तो ये भी अगर आप देखें कल निगाहों में रहेगा, एक अच्छा मूव देता हुआ। और आज का अगर आप देखें ऑटो स्टार हर्षता, वो नो डाउट आई थिंक थार का जो एक रिलॉन्च था उनके अगर आप देखें 2 व्हील ड्राइव का, वो काम कर गया। 13, 15, 70 पे डे हाई के जोन में ये पोस्ट आई थिंक 19 ऑफ दिसंबर सबसे स्ट्रॉन्ग मूव था। मेरे ख्याल से कंपनी को इस 2 व्हील ड्राइव के
लॉन्च की ज़रूरत क्या पड़ी होगी हर्षदा? मतलब क्या लोग थोड़े मतलब जो लोअर पेइंग कैपेसिटी वाले थे शायद वो भी लेना चाहते? हाँ वीरू, सबका ख्याल किया रखा जा रहा है। ये थार 2 व्हील ड्राइव में देख रही थी, क्या करीब 10 लाख में आ रही है, और दूसरी वाली की प्राइस तो हम सब जानते ही काफ़ी एक्सपेंसिव मानी जा रही थी जो 4 व्हील ड्राइव थी। तो ये थोड़ा सा ये मिड मार्केट एसयूवी रेंज जो है ना, उसको एड्रेस करने की शायद केटर किया है। एम आई राइट काबा साहब? जी हाँ, मारुति की जिम्नी लॉन्च हो रही है, उसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। और हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। और जिम्नी तो बड़ी महंगी आएगी सर, उसके सामने तो थार की प्राइसिंग ही सस्ती दिखेगी, नहीं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं इनफैक्ट जिम्नी का वेट कर रहा था 3 साल। और एक बात जानते हैं आज तक? अच्छा एक वीरू एक सेकंड, गाबा साहब कह रहे जिम्नी का वेट कर रहे थे, फिर इवेंचुअली बेटे ने ले ली थार। तो जिम्नी आएगी तो आप जिम्नी ले लेना गाबा साहब। जी नहीं, मैं नहीं लूंगा जिम्नी, लेकिन उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए इन्होंने थार लॉन्च किया 2 व्हील ड्राइव। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी, तो बहुत अच्छा है। गुड, एक्सीलेंट स्ट्रेटजी। लेकिन मुझे लगता है कि यकीन मानिए मेरी गाड़ी थार की वैल्यू कम हो गई। अरे नहीं, हाँ, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी। पर और एक अच्छी बात जानते हैं हर्षदा क्या है? स्पेशली अगर आप देखें न्यू एज ग्रुप के लिए, जिसने अगर आप देखें नौकरी ली है, 25-26 की एज में, चाहे वो आईटी के हो, बैंकर्स हो, फाइनेंस में हो, कोई भी हो, उनके लिए थार एक अच्छी गाड़ी होती थी, वो सोचते थे उसके बारे में। लेकिन इसकी प्राइस रेंज बहुत ऊपर थी। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा स्टेप है महिंद्रा का कि इसको 2 व्हील ड्राइव में थोड़े लोअर एज रेंज में उतार दो। तो एटलीस्ट 25, 26, 27, 28, 29, 30, इवन 32, 35 तक की अगर आप देखें जो एज ग्रुप के लोग हैं, वो एटलीस्ट इसको ले पाए, जिनका इनकम लेवल शायद थोड़ा सा भी कम है। और इट्स अ गुड मूव। सिटी ड्राइविंग के लिए तो परफेक्ट हो गई ना। आप 4 व्हील ड्राइव करके जाओगे कहाँ, क्या करोगे? मुंबई के ट्रैफिक में 4 व्हील ड्राइव का क्या काम? बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एग्री विद यू। या फिर आप हो प्रकाश गावा जी जैसे, जो बांद्रा में लोगों को गाड़ी में बिठा के बोलते हैं यार मेरे को वर्ली में ब्रेड खरीदनी है, तो या तो फिर आप वैसे हो या तो आपको ड्राइविंग का इतना शौक हो कि यार मैं बांद्रा में और वर्ली में मेरे को ब्रेड बहुत पसंद है वहाँ की, तो मैं चलता हूँ आपके साथ, तो वो हो सकता है। अदरवाइज यस, इट्स अ ग्रेट स्टेप बाय एमआरएम। इट्स अ ग्रेट स्टेप बाय आई थिंक महिंद्रा, एंड मार्केट ने रिवॉर्ड किया। इट्स अ डे हाई। चलिए अभी काम करते हैं, इस क्लोजिंग को और बारीकी से समझने के चलेंगे हर्षदा के पास, लेकिन उससे पहले एक बार जरा बस मैं ओआई की समरी अगर आपके पास रख दूं स्क्रीन में, तो आज का सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई गेन कहाँ पे हुआ? सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई गेन याद रखिएगा आज हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपका, एक सेकेंड, कैपिटल गुड्स में भी हुआ है, इंडेक्स में तो हुआ ही है, साथ ही साथ अगर आप देखें आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें जो लॉन्ग बिल्डअप्स थे वो आईटी में देखे गए, स्पेशली एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस और टीसीएस में। उसके बाद याद रखिएगा केमिकल स्पेस, इसमें नवीन फ्लोरो 12.6%, यूपीएल में शॉर्ट कवरिंग, और साथ ही साथ आरती इंडस्ट्रीज में आप देखें 1.5% का बिल्डअप था। और मेटल्स में क्या हुआ जनाब? मेटल्स में आपकी स्क्रीन पे 1.8% बिल्डअप। यहाँ पे कोल इंडिया और नाल्को सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके जा रहे हैं। और जहाँ तक आईटी में मैं जो फाइनल पिक्चर है वो देखूं तो इट्स 0.2% बिल्डअप हार्डली, बट इसमें एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन रहा शॉर्ट कवरिंग का और फ्रेश बाइंग का, यानी स्टॉक्स ओआई लूज करके भाग रहे थे और ओआई गेन करके भाग रहे थे, नेट 0.2% एडिशन, बट लार्ज कैप आईटी लॉन्ग और मिड कैप आईटी शॉर्ट कवरिंग। हर्षदा। हाँ वीरू, एक बहुत ही शानदार सत्र आज का साबित होता हुआ दिखाई दिया है, और आज हम 18,100 के काफी करीब आकर टिक रहे हैं। 18,141 दरअसल डे हाई था, 42,716 डे हाई था निफ्टी बैंक का, तो 42,562 के आसपास से क्लोज आ रहा है, लेकिन 350 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा निफ्टी बैंक ने अपने नाम कर लिया है। लेकिन आज जो पूरा थ्रस्ट तेजी का आया ना, उसमें निफ्टी आईटी का ही सबसे बड़ा योगदान था। तो निफ्टी आईटी यहाँ पर आपके लेकर आएंगे 2.5% ऊपर। 2.5% की इस तेजी में टीसीएस सबसे ज्यादा चमका है, उसके पीछे इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे ट्रेड्स, जहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। और शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपके पर्सिस्टेंट, आपके कोफोर्ज जैसे काउंटर्स में साफ देखने को मिला। इंटेलेक्ट डिजाइन जैसे स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो ये दरअसल आईटी का पैक था जिसने मूड काफी अच्छी तेजी का
बना रहा है। अब देखते हैं आईटी में टीसीएस क्या डिलीवर करता है और कल सुबह में यहाँ पर ये मोमेंटम जारी रहता है या फिर फिजल आउट होता है, क्योंकि वो कमेंट्री सबसे अहम रहेगी। आज शाम को आने वाले हैं टीसीएस के नतीजे। 100 रुपए ऊपर वो स्टॉक जाकर टिक रहा है। निफ्टी बैंक में ऑफकोर्स हमने देखा अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन सेकंड हाफ में जो एक्सिस बैंक ने कमाल दिखाया, जो निचले लेवल से इंडसइंड बैंक में और जोर आता हुआ दिखाई दिया, जो कोटक करता हुआ दिखा रहा था, वो काफी सराहनीय था। तो यहाँ पर एक्सिस आपको लगभग 1.5 से 2% ऊपर दिखाई देगा। कोटक में हमने देखा 1.25% तक की तेजी बनती दिखाई दी। बस थोड़े से बैकफुट पर आपका आईसीआईसीआई बैंक था, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ट्रैक्शन निचले स्तरों से जरूर आने लगा और हल्की बढ़त ही सही, लेकिन 0.33% के गेन्स पर ये जाकर टिक रहा है। हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा कि आज रुझान तेजी का किस तरफ बैठा है। बढ़ने वाले शेयर ज्यादातर रहे हैं आज के दिन और पूरी स्क्रीन आपको कई दिनों बाद इतनी हरी दिखाई दे रही है, वरना हम वही 2 लाइनों में सिमट कर रह गए थे उस ग्रीन ट्रेड के लिहाज से। आज तेजी M&M के नाम थी, 3.5% तक का इजाफा। ये लाइफ इंश्योरेंस प्ले में SBI लाइफ का जो रन रेट है वो और भी बेहतर होता हुआ, 3% के गेन्स। यहाँ टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे तो HCL टेक 3% ऊपर, TCS 3% ऊपर, 2.5% की तेजी वहां पर टेक महिंद्रा में, और इन्फोसिस में भी हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी, 2-2.5% के गेन्स। विप्रो, इन्फी दोनों ने अपने नाम कर लिए हैं। रिलायंस का एक अच्छा खासा योगदान, कुछ समय के लिए 2600 के ऊपर दिखा था काउंटर, लेकिन 2-2.25% के गेन्स यहां पर देखने को मिले सेकेंड हाफ में। और आखिरी आधे घंटे में यूपीएल का हम जिक्र कर रहे थे, ये भी स्टॉक 733 पर टिकता हुआ। वो HUL भी है जहां पर मजबूत ट्रेड देखने को मिला, लेकिन मंदी में टाइटन और बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स आए। टाइटन की तरफ से अपडेट अच्छा था, लेकिन स्टॉक टिक नहीं पाया ऊपर की तरफ। बजाज ऑटो में भी कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है। ये है फिलहाल आपके लिए आज का क्लोज। 18,100 के आसपास ही 18,090 पर हम जाकर टिक रहे हैं, 230 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक 380 अंकों की बढ़त पर जाकर टिका है आज के लिए दिन। और आज का ये क्लोज दरअसल अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हम थोड़े से हायर रेंज में बंद होते दिखाई दिए थे। इस बीच सीधा सौदा में जो नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला है वो कैसा रहा और किन स्टॉक्स के बदौलत ये गेंस बने हैं, वो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आशीष ने तेजी के स्टॉक्स पकड़े। भारत एग्री में 5% का मूव, CSB, तमिलनाडु पेट्रो और पेटीएम जैसे काउंटर्स थे जहां पर 2.5 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला। अब नीरज के आउट परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कल्याण ज्वेलर्स, थंगमाइल ज्वेलर्स, दोनों ही स्टॉक्स 3-3% ऊपर। टेक्नोलॉजी में इन्होंने HCL टेक पकड़ा और ONGC भी जो 0.5% के गेंस दिखाने में कामयाब रहा। तो ये है फिलहाल नीरज के आउट परफॉर्मर्स। कुल मिलाकर आज का दिन और इस हफ्ते की शुरुआत एक मजबूत नोट पर होती हुई दिखाई दी, 18,090 पर क्लोज। जी हाँ, अच्छा क्लोज। और आई थिंक अब आज इंडेक्स पर एफआईएस की प्लेसमेंट क्या है, शाम को जब वो आंकड़े आएंगे स्टॉक स्पेसिफिक, सॉरी इंडेक्स स्पेसिफिक, तब वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे कल की पूरी रणनीति के लिए। बहरहाल डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी भी करीब 60 अंकों पर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर ट्यूसडे, मंगलवार। वैसे भी अगर आप देखें वो डिवाइन इंटरवेंशन होता है वो हमारे हक में होता है। फिर कल सुबह आपसे मुलाकात होगी मंगलवार मॉर्निंग में। आज तक मेरी और आशीष और नीरज जी की मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।